जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। मैं अमरनाथ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी पर। आज हम बात करेंगे 10th क्लास के एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बिना रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बहुत कुछ ऐसा है जो कि पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं बात करूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बिना हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। कुछ भी नहीं दिखाई देगा मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं दिखेंगे जो लाइट खुद से एमिट नहीं करते हैं। जैसे कि हमारा मोबाइल फोन हो गया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मोबाइल फोन है इस समय, क्योंकि सारी चीजें उसी से चल रही, तो वो लाइट एमिट नहीं करता। जैसे अगर बात करें तो कोई बाइक हो गई जो कि हमें दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि खुद की लाइट एमिट नहीं करता। जो खुद की लाइट एमिट करते हैं यानी कि जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो खुद से लाइट एमिट करेंगे, तो वो हमें क्या होते हैं, क्लियर विजिबल। क्यों? क्योंकि वो खुद की लाइट एमिट कर रहे हैं, इसलिए हमें वो दिखाई देंगे। और जो ऑब्जेक्ट खुद की लाइट एमिट नहीं करते हैं वो हमें दिखाई नहीं देंगे। और हमारे इस पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो खुद की लाइट एमिट नहीं करते। जैसे कि अगर बात करें तो घर हो गया हमारा, इतना बड़ा जो बिल्डिंग बना रहता है वो हमें दिखाई नहीं देगी। इसके बाद बाइक हो गई, कार हो गई, एरोप्लेन हो गई। एरोप्लेन तो छोड़ो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, लोग नहीं दिखेंगे, आप नहीं दिखोगे, आपके दोस्त नहीं दिखेंगे, और बाकी आप समझदार हो, बहुत सारे लोग नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम खुद की लाइट एमिट नहीं करते। जब हम खुद की लाइट एमिट नहीं करते हैं तो हम कैसे दिखाई देंगे? तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहला टॉपिक है जो उसी के बारे में, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि एक्चुअल में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें दिखाई दे रहा है फर्स्ट स्लाइड में, यहां पर क्या है, एक एरोप्लेन। कहां दिख रहा है? ये कार है, कार का एक जो साइड मिरर लगा है उसमें दिखाई दे रहा। तो एक्चुअल में मिरर के अंदर एरोप्लेन तो नहीं है, एरोप्लेन कहां है? मिरर के बाहर। तो बात यह है कि मिरर के अंदर कैसे दिखाई दे रहा। दूसरा, यहां पर देखें तो ये हमारा एक पक्षी है। अब ये हमें कहां दिखाई दे रहा? पानी पे, ऊपर दिख रहा है, लेकिन देखें तो यहां पर इसकी एक इमेज भी दिखाई दे रही। अब पॉइंट ये है कि ये पानी के अंदर है कि पानी के ऊपर है, हमें नहीं पता। भाई पानी के ऊपर है या नीचे है हमें नहीं पता। हमें क्या दिख रहा है यहां पर कि या तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, या तो ये ऑब्जेक्ट है या ये इमेज है। तो एक्चुअल में दो दो कैसे दिख रहे हैं? तो यहां पर आता है सबसे पहला टर्म जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट के बारे में। लाइट हमारी जो है वो क्या है, तो लाइट हमारी एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि जितने भी ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट में पड़ेगी वो क्या करेगी, उसे विजिबल कर देगी। इसीलिए हम विजिबल लाइट बोलते हैं। तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन गिव द एनर्जी टू द ऑब्जेक्ट एंड देन ऑब्जेक्ट विल बी विजिबल। ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमें दिखाई देगा। हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। तो सबसे पहला हमारा जो टर्म है उसे लिखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो रिफ्लेक्शन के लिए किसी भी सरफेस का पॉलिश्ड होना जरूरी है। पॉलिश्ड मतलब कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करे। रिफ्लेक्ट करे मतलब रे आए, ऑब्जेक्ट में पड़े और क्या हो जाए, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, यानी कि स्ट्राइक करके बाउंस बैक हो जाए, वापस रिटर्न आ जाए। अगर रिटर्न नहीं आएगी तो हमें वो ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं होगा। जैसे कि मैं बात करूं मेरी, एक्चुअल में मैं दिखाई दे रहा हूं आप लोगों को, उसका रीजन क्या है? लाइट यहां रूम पे क्या है, लाइट। तो यहां से लाइट आई, लाइट मेरी बॉडी में पड़ी और रिफ्लेक्ट होके आपके ह्यूमन आई पे एंटर कर रही। अगर ये लाइट रिफ्लेक्ट करके ह्यूमन आई पे नहीं जाती, मैं पूरी लाइट एब्जॉर्व कर लेता, तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता, यानी कि फिलहाल तो मैं दिखाई नहीं देता, बाकी तो कोई भी दिखाई दे। तो फाइनली हमें ऑब्जेक्ट का विजिबल होगा। जैसे ये मार्कर है, अगर इसके बारे में बात करें तो लाइट रे आएगी, इसमें पड़ेगी और पड़ने के बाद क्या होगी, रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट होके आपके ह्यूमन आई पे एंटर करेगी। इसी वजह से मार्कर क्या हो रहा, हमें क्लियर दिखाई दे रहा। अगर कभी ऐसा हो कि लाइट रे आए और मीडियम पे पड़े और वो रिफ्लेक्ट होके ना जाए, वो एब्जॉर्व कर ले या वो वापस कहीं और चली जाए, तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, वो क्या हो जाएगा, इनविजिबल। तो ऑब्जेक्ट हमें इसलिए दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकेंड,
अगर हम बात करें कलर की, तो हमें जैसे कि मान लो मैंने बात करी टमाटर की, सबने देखा होगा टमाटर का कलर कैसा दिखता है, रेड। तो क्या एक्चुअल में वो रेड कलर का होता है? नहीं, टमाटर हमारा रेड कलर का नहीं होता। हो क्या रहा है, हमारा जो टोमेटो है वो यहां रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है? यहां। अब क्या आई, ये यहां से इंसिडेंट रे आई। कौन सी रे आई? इंसिडेंट। इस रे को हम बोलेंगे व्हाइट लाइट। कैसी लाइट? व्हाइट लाइट। ये हमारी है व्हाइट लाइट। जैसे ही व्हाइट लाइट आएगी, ऑब्जेक्ट में पड़ेगी, मैं फिलहाल तो टोमेटो की बात कर रहा हूं, जैसे इसमें पड़ी अब क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट होगी। अच्छा, व्हाइट लाइट के बारे में बात हो रही है, तो व्हाइट लाइट में एक्चुअल में कितने कलर होते हैं? 7। कितने कलर होते हैं? 7। कौन कौन से होते हैं? विबग्योर, विबग्योर, ये है 7 कलर। कौन कौन से कलर हुए? पहला वॉयलेट, फिर इंडिगो, देन ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 कलर से मिलके व्हाइट लाइट बनती है। तो जैसे यहां पे व्हाइट लाइट आई, मतलब ये 7 कलर्स आए और इसमें पड़े, किसमें? टोमेटो में। और टोमेटो में पड़ने के बाद सिर्फ रेड कलर की जो लाइट, जस्ट मिनट, कहां जा रहा भाई, जाने थोड़ी ना देंगे। रेड लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होके किधर आ गई? इधर। और रेड लाइट हमारी ह्यूमन आई पे एंटर करेगी। कौन सी लाइट एंटर करेगी? रेड लाइट। जैसे ही रेड लाइट एंटर करेगी, हमें वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा? रेड। तो हमें एक्चुअल में कलर वही दिखाई देता है जो रिफ्लेक्ट होके बॉडी से हमारी ह्यूमन आई पे एंटर करता है। अगर मैं बात करूं किसी ग्रीन वेजिटेबल, जैसे मैं बात करूं शिमला मिर्च, बहुत ही पॉपुलर है, बहुत सारे लोग खाते हैं शिमला मिर्च। शिमला में नहीं मिलती है, वो हर जगह मिलती है। तो शिमला मिर्च के बारे में बात करें तो ग्रीन दिखाई देती है। एक्चुअल में क्या हुआ, व्हाइट लाइट आई, 7 कलर्स हैं, जैसे इसमें पड़ी सिर्फ ग्रीन कलर हमारा रिफ्लेक्ट होके ह्यूमन आई पे एंटर कर रहा, बाकी सारे कलर उसने क्या करे? एब्जॉर्व कर लिए। सारे कलर एब्जॉर्व कर लिए, सिर्फ ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट होके ह्यूमन आई पे एंटर कर रहा, इसलिए हमें वो कैसा दिख रहा? ग्रीन। शिमला मिर्च का कलर कैसा है? ग्रीन। बाकी येलो भी आता है, रेड भी आता है। तो जिस भी कलर का हमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है उसमें से वो वाला कलर क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट होके हमारी ह्यूमन आई पे एंटर कर रहा, इसलिए हमें वही कलर दिखाई देता है। तो पहला क्लियर हो गया कि कलर जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। मैं अभी ग्रीन कलर के शिमला मिर्च का मैं कलर चेंज कर सकता हूं, येलो कलर कर सकते हैं। उसमें लाइट ऐसी एंटर कराओ, ऐसी लाइट दो जो कि रिफ्लेक्ट होकर हमें वही लाइट दिखाई दे। जैसे एक कलर है, ग्रीन है, मैं अगर इसमें कुछ येलो कलर की लाइट रिफ्लेक्ट मैं एंटर करा दूं, तो येलो कलर की लाइट आएगी तो क्या होगा? जो भी कलर आपके ह्यूमन आई पे एंटर करेगा वो दिखाई देगा। और आप ऐसा देख सकते हो, हम जब ऑर्केस्ट्रा में जाते हैं जहां पर म्यूजिक चल रहा होता है, वहां सब डांस करने में बिजी हैं। कोई रेड कलर की टी शर्ट पहन के आया है, कोई येलो, कोई ब्लू, कोई व्हाइट, इस टाइप से बहुत अलग अलग कलर के लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं। लेकिन जब वो लाइट पड़ती है तो हमें वो सभी लोग कैसे दिखाई दे? डिफरेंट डिफरेंट कलर के। तो एक्चुअल में उनका कलर चेंज कैसे हुआ, उनकी टी शर्ट का कलर चेंज कैसे हुआ? तो डिपेंड करेगा किस कलर की लाइट उसकी बॉडी में एंटर कर रही और फिर किस कलर की लाइट बॉडी से रिफ्लेक्ट हो रही। तो जैसा कलर रिफ्लेक्ट होगा हमें वैसा ही कलर दिखाई देता है। मतलब ये एक्चुअल कलर नहीं है। मतलब अभी तक हमने जो दुनिया देखी उसमें हमें सिर्फ बताया गया कि जो कलर रिफ्लेक्ट होके आएगा हमें वही दिखाई देगा। तो ये तो पहला क्लियर हुआ। अब बात कर रहे हैं कि रिफ्लेक्ट हुआ क्यों। तो रिफ्लेक्शन के लिए कैसी सरफेस चाहिए? कोई पॉलिश सरफेस हो। जैसे कि मैं बात करूं मिरर की, घर पे हमने देखा है मिरर, मिरर लगा रहता है, सुबह हम उठते हैं मिरर के सामने जाते हैं और अपने आप को देखते हैं। तो होता क्या है एक्चुअल में, जैसे ये मिरर रखा है तो क्या हो रहा, लाइट रे आएगी, आपकी बॉडी में पड़ी, रिफ्लेक्ट हुई, बॉडी से भी रिफ्लेक्शन होगा। यहां पड़ी, लाइट रे आएगी, ऐसे पड़ी और ये रिफ्लेक्ट हुई, कहां गई? मिरर पे। मिरर पे जाने के बाद वो क्या होगी? मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आपके ह्यूमन आई पे एंटर करेगी। कहां पे एंटर करेगी? ह्यूमन आई पे एंटर करेगी और हमें वो ऑब्जेक्ट विजिबल होता है, हम उसके मिरर के अंदर दिखाई देते हैं। मिरर के अंदर जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल है बट इमेज है। तो ये हमारा है रिफ्लेक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। सबसे पहले हम बात करेंगे एक प्लेन मिरर की, प्लेन पॉलिश्ड सरफेस की। किसकी बात करेंगे? प्लेन पॉलिश्ड सरफेस की। मैंने यहां पर क्या किया, एक प्लेन पॉलिश्ड सरफेस ले ली। प्लेन पॉलिश्ड सरफेस का मतलब होता है हमें एक प्लेन सरफेस लेनी है जिसके एक साइड हम पॉलिश कर देंगे।
जो पॉलिश होती है वो एल्यूमिनियम की कोटिंग होती है या तो हम सिल्वर की कोटिंग करते हैं। नॉर्मली तो हम एल्यूमिनियम ही करेंगे क्योंकि सिल्वर का क्या होता है, बहुत ही कॉस्टली। यहां हमने एल्यूमिनियम की कोटिंग कर दी और इसके साथ रेड पेंट भी मिला देते हैं। आपने देखा होगा मिरर, जब कभी मिरर गलती से टूट जाता है तो पीछे साइड क्या रहता है, एक पॉलिश। मैं आपको यहां पर दिखाता हूं 2 मिरर। यहां पर देखें, ये यहां पर क्या है, पॉलिश है। ये हमारा एक मिरर है जिसमें क्या है, पॉलिश है। पॉलिश में कलर हम चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही कलर करेंगे, कलर हम कुछ भी कर सकते हैं। बट ये पॉलिश किसकी है, एल्यूमिनियम विथ रेड पेंट या एल्यूमिनियम या सिल्वर के साथ हम क्या करते हैं, पेंट मिला देते हैं, जिससे क्या हो, लाइट जैसे ही इस मिरर में पड़े रिफ्लेक्ट होके क्या आ जाए, वापस क्रॉस नहीं करे, पार नहीं जाए। अगर क्रॉस कर गई तो वहां रिफ्लेक्शन नहीं होगा। आते हैं यहां पर, तो ये क्या है, प्लेन पॉलिश्ड सरफेस। हम यहाँ पे इसको प्लेन मिरर भी बोल सकते हैं या प्लेन पॉलिश्ड सरफेस। तो इसका नाम लिख देते हैं प्लेन पॉलिश्ड सरफेस, प्लेन पॉलिश्ड सरफेस। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल का मतलब होता है किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर लाइन। तो ये इसका जो नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर कुछ ऐसे होगा, परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल। तो ये हो गया इसका नॉर्मल। अब हम लोग लाइट एंटर कराएंगे। लाइट मतलब हो सकता है हमारी लेजर लाइट हो या कोई टॉर्च की लाइट हो। तो मैंने क्या करा, ये लाइट यहां से ली, ये लाइट रे आ रही ऐसे, ये सीधी लाइन बनाएंगे। पहले तो सीधी लाइन बनाने की मैं कोशिश करता हूं। ये लाइट लिया मैंने, यहां से आई ये इंसिडेंट रे। हम इसे क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जब हम बात करेंगे लाइट की तो डायरेक्शन जरूर डिनोट करेंगे कि रे जा किधर रही। यहां पर अगर ध्यान से देखें तो रे कैसे आ रही है, ऐसे। कैसे पता चला, ये एरो लगा हुआ है। एरो अगर हमने ऐसे लगा दिया ऊपर की तरफ, मतलब रे हमारी जा रही है। तो एरो का विशेष ध्यान रखें। जब कभी भी हम बात करें रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन या जिस भी टर्म्स की, पूरे ऑप्टिक्स की बात करें, तो वहां पर हमें क्या करना है, एरो लगाना जरूरी है कि रे किस डायरेक्शन में चलेगी। तो यहां पर रे कैसे आ रही है, ऐसे। ये आई, कौन सी लाइट है, ये इंसिडेंट रे है। जो रे आरती है उसे क्या बोलते हैं, इंसिडेंट, इंसिडेंट रे। ये रे आई, जैसे मिरर में पड़ेगी होगा क्या, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक, यानी कि उसी मीडियम में वापस चली गई। अब पॉइंट ये है कि इस मीडियम में क्यों नहीं आई, क्योंकि यहां क्या है, पॉलिश, पॉलिश सरफेस रहेगी, इसलिए रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये वाली जो रे है इसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो ड्रॉ करा था हमने परपेंडिकुलर, इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो ये हमारा क्या, बाउंसिंग बैक। लाइट क्या हुई, बाउंस बैक हो गई। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। या हम ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन एन इंसिडेंट रे, जब इंसिडेंट रे आएगी, व्हेन एन इंसिडेंट रे strikes on a plain polished surface, on a plain polished surface। इंसिडेंट रे आई, कहां पर पड़ी, प्लेन पॉलिश्ड सरफेस में। और हुआ क्या, रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम। और रिफ्लेक्ट होके कहां चली गई, उसी मीडियम में। तो पॉलिश्ड, प्लेन पॉलिश्ड सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड बैक, reflected back in the same medium, in the same medium is called reflection of light। तो reflection of light की सिंपल सी डेफिनेशन में लिख दी। सिंपल सी डेफिनेशन क्या बताया, लाइट रे आएगी, पॉलिश सरफेस में पड़ेगी और रिफ्लेक्ट होके वापस उसी मीडियम में चली जाएगी। तो इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये हमारा हुआ कंप्लीट। अच्छा, दूसरे पे आते हैं। अब यहां पर देखें तो ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है। इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है वो क्या है, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा उसे क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि आई और आर क्या है, तो यहां आई को बोलेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस
एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आई और ये आर। अब हम बात करेंगे इनके कुछ लॉज के बारे में। क्या लॉ होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉ क्या है। अब देखो लाइट अगर एंटर कर रही है, आ रही है, तो जाएगी तो जरूर। तो इसके लॉ क्या क्या आ रहे हैं रिफ्लेक्शन में। तो इसका जो फर्स्ट लॉ है वो यहां से स्टार्ट करते हैं। कहां से, ये लाइट रे आई, कौन सी, इंसिडेंट रे आई, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। एक ही प्लेन पे लाई करने का क्या मतलब हुआ, जैसे मेरे पास यहां पर एक सरफेस ले लेता हूं, दिस वन, मैं एक सरफेस ले लेता हूं ऐसे। अब मैं यहां पे लाइट रे एंटर कराऊंगा, यहां से आएगी व्हाइट लाइट, जैसे ही पड़ेगी व्हाइट लाइट, या जो भी लाइट लेना चाहो किसी भी कलर की ले सकते हैं, यहां से लाइट आएगी, जैसे ही पॉलिश सरफेस पे पड़ेगी रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। तो ये हमारा क्या हुआ, ये इंसिडेंट रे हुई, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे। तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। एक ही प्लेन में लाई करना मतलब दिस इज अ प्लेन, ये पूरा क्या एक प्लेन है। तो एक रे ऐसे आई, एक नॉर्मल ऐसे है और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे गया। तो तीनों क्या एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। तो फर्स्ट लॉ जो है उसे क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे आर लाई ऑन द सेम प्लेन। कहां लाई करते हैं, सेम प्लेन में। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट लॉ। आते हैं सेकंड में। तो आपने एक सेकंड लॉ तो सभी को पता रहता है, जिस एंगल से रे आएगी उसी एंगल से रे जाएगी। मान लो मैं बात करूं प्लेन मिरर की, और मैं ऐसे टॉर्च लेता हूं, टॉर्च से लाइट रे ऐसे जाएगी और रिटर्न वैसे ही आ जाएगी। तो जितने एंगल से रे जाती है उसी एंगल से वापस होती है। एंगल कहां से लेना है, नॉर्मल से। मतलब हमारा क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। जिस एंगल से रे आती है उसी एंगल से रे हमारी रिटर्न बैक हो जाती है। इसे बोलते हैं हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के बिहाफ में हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर देखना है तो हम उस एंगल पे देखते हैं। जैसे मान लो किसी थर्ड पर्सन को देखना है, थर्ड पर्सन आप समझदार हो, किसी को देखना है समझदारी के हिसाब से, तो मैंने ये रखा प्लेन मिरर, वो बंदा है, वो बंदी उधर बैठा है। अब क्या होगा, लाइट रे उसकी बॉडी से चलेगी, लाइट रे आई, व्हाइट लाइट उसकी बॉडी में पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होगी, लाइट रे ऐसे पड़ी मिरर पे, किस एंगल से आई, ये नॉर्मल है, जिस एंगल से आई उसी एंगल से मुझे दिखाई देगी। मैं उसको देख रहा हूं सामने से नहीं, इनडायरेक्ट वे में ऐसे देख रहा हूं, लेकिन वो भी मुझे देख सकता है। क्यों, लाइट रे ऐसे जाएगी, पड़ेगी और उसकी ह्यूमन आई पे एंटर करेगी, उसकी या उसका जो भी थर्ड पर्सन है। तो ये हमारा सेकेंड लॉ है, जिसे बोलते हैं हम लोग आई इक्वल टू एंगल आर। दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की कुछ क्वालिटीज हैं। क्या क्वालिटीज हैं, जैसे कि यहां से लाइट आई, इसकी इंटेंसिटी जो लाइट की रहेगी, यहां पर जब जाएगी उसकी इंटेंसिटी लगभग बराबर रहेगी। कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, बट लगभग 97% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है अगर सिल्वर कोटिंग से मिरर बनाया जाए। किससे बनाया जाए, सिल्वर कोटिंग से। फिलहाल तो ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इसके आगे। नेक्स्ट है हमारा स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करते हैं। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो स्फेरिकल मिरर अगर देखें तो हमारे स्फेरिकल मिरर बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स मिरर और एक होता है कॉनकेव मिरर। आपने देखा होगा बाइक में देखते हैं, बाइक में साइड मिरर लगा रहता है, कार में साइड मिरर लगा रहता है, ये लगा हुआ है साइड मिरर। तो इस साइड मिरर में हमें क्या ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, बट ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, छोटा। मतलब कितनी बड़ी कार है और हमें कितनी बहुत छोटी दिखाई दे रही। अभी थोड़ी देर पहले हमने एरोप्लेन देखा था,
ये देख पूरा का पूरा एरोप्लेन इस मिरर पे दिखाई दे रहा। तो एक्चुअल में क्या हुआ होगा, लाइट रे आएगी, किस में पड़ेगी, एरोप्लेन में। एरोप्लेन में लाइट रे पड़ी, ऐसे दिखाते हैं, लाइट रे ऐसे आई, यहां है एरोप्लेन, एरोप्लेन में लाइट रे पड़ी और रिफ्लेक्ट होके कहां गई, मिरर पे। कहां गई, मिरर पे। जैसे मिरर में लाइट रे पड़ी क्या हो गई, रिफ्लेक्ट होके हमें दिखाई देगी। तो हमें इमेज कहां दिखाई देगी, यहां पर। दिस इज व्हाट, इमेज। वही हो रहा, हम यहां से देख रहे हैं तो रे आई इस टाइप से आपको इमेज, सेम एज यहां पर। ये क्या जस्ट इन्वर्टेड दिखाई दे रहा, इसकी इमेज यहां बन रही क्योंकि लाइट रे इसकी बॉडी से पड़ी, यहां रिफ्लेक्ट हुई और वापस इसके पास जाएगी। हम लोग तो फिलहाल इमेज देख रहे हैं बाहर से, तो ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण पॉसिबल है। अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होता तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो यहां पर क्या है, ये हमारा एक स्फेरिकल मिरर है। क्यों, क्योंकि प्लेन मिरर जो होता है उसमें ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बराबर होता है। अगर छोटा सा प्लेन मिरर है और हम अपने आप को देखना चाहें तो उसमें हम नहीं देख पाएंगे, हमें सिर्फ उतनी बॉडी दिखाई देगी जितना बड़ा मिरर है। हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मिरर रखा हुआ 6 फीट का, तो ऑब्जेक्ट अगर 6 फीट का है तो इमेज भी कितनी बनेगी, 6 फीट की। ऑब्जेक्ट अगर 3 फीट का है तो इमेज कितनी बनेगी, 3 फीट की। मतलब प्लेन मिरर हमारा सेम ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट को क्या करता है, बराबर। अच्छा, प्लेन मिरर से जितना दूर आप खड़े होगे उतनी ही अंदर इमेज बन रही होगी। मैं अगर मिरर से दूर जाता जाऊंगा तो हमें दिखाई देगा कि इमेज भी क्या हो रही, दूर जाती जा रही। यानी कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मिरर के पास जाएगा इमेज भी पास आ रही होगी, ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जाएगा इमेज भी दूर जा रही होगी। यहां पर कुछ अलग कहानी है। यहां पर कहानी है स्फेरिकल की, मतलब स्फीयर का पार्ट है। स्फेरिकल का मतलब क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, जो इमेजिनरी हम स्फीयर कंसीडर करेंगे। ऐसा स्पून देखा होगा आपने, स्पून में अगर हम लोग इस टाइप से रखें या इस टाइप से रखें, दो टाइप से स्पून रख सकते हैं। अगर मैं स्पून को इस पोजीशन पे रखता हूं, इस पोजीशन पे ऐसा, तो ये स्पून की जो पोजीशन है इसमें हमें दिखाई देगा कि हम जैसे हम जब अपने आप को देखेंगे और हमने स्पून को दूर कर रखा है तो हमारी जो इमेज बन रही वो इन्वर्टेड बन रही होगी, हम इसमें उल्टे दिखाई देंगे। लेकिन अगर मैं इसको पोजीशन इसकी चेंज कर दूं, जैसे सांप लग रहा है बल्कि है नहीं, ये है ना, नागिन डांस करने की नहीं सोचना, पता लगा लौटने लग जाओ। मैंने इसको ऐसे रखा, अब मैं अपने आप को देखूंगा तो मैं कैसा दिखाई दूंगा, सीधा। तो ऐसा क्यों, क्योंकि एक जो मिरर था ऐसा इस टाइप से, वो हमारा कॉनकेव मिरर था, और इस टाइप से जब रखा तो वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर था। तो हमारे अलग अलग टाइप के मिरर अलग अलग तरीके की इमेज फॉर्म करते हैं। हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में कि एक्चुअल में स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है। सबसे पहले मैंने क्या करा, एक स्फीयर ले लिया ऐसा, ये कांच का पूरा ग्लास का कांच का होलो स्फीयर है। मैंने क्या करा, इसमें पूरे में इधर साइड मैंने क्या करा, पॉलिश कर दी, सिल्वर कोटिंग मैंने बताया, मैंने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। और इधर भी मैंने क्या करा, पॉलिश कर दी अंदर साइड। इसको कट कर लेंगे तभी अंदर पॉलिश होगी, ये नहीं सोचना अंदर से पहले से पॉलिश है। तो मैंने क्या किया, एक पूरा स्फीयर लिया, पहले स्फीयर ही ले लेते हैं, कंफ्यूजन दूर करें, पता लगे पॉलिश करने सोचें कि अंदर पॉलिश कैसे हो गई। तो ये मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने एक स्फीयर लिया, अब इस स्फीयर में क्या करा, मैंने बाहर की तरफ पॉलिश कर दी। अच्छा, पहला स्फीयर है तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा, ये ले लिया इसका सेंटर। अब मैंने क्या करा, इसको कट कर दिया दो पार्ट में। मैंने एक पार्ट इतना सा कट कर लिया और एक पार्ट मैंने इधर से इतना कट कर लिया, दो पार्ट मैंने इसको कट किया। तो एक पार्ट जो ये वाला कट हुआ कुछ ऐसा दिखेगा, दिस वन, ऐसा, ये एक पार्ट हुआ। अच्छा, दूसरा वाला जो पार्ट है वो ये है, इसको मैं बना लेता हूं यहां पे, ये ऐसा है। मैंने इस वाले पोर्शन में इनर साइड पॉलिश कर दी, एक में मैंने क्या करा, आउटर साइड पॉलिश करी, एक में मैंने क्या करा, इनर साइड पॉलिश करी कट करने के बाद। अच्छा, इसकी बात करें तो इसके लिए सेंटर किधर होगा, इसके लिए सेंटर ऐसे था तो सेंटर किधर होगा, लेफ्ट साइड। तो यहां कहीं इसका क्या होगा, सेंटर। इस सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, ये मिरर किसका पार्ट है, तो इट इज द पार्ट ऑफ दिस स्फीयर। तो आपको ऐसा मिरर दे दिया जाएगा, मैं यहां पे मिरर रखता हूं, मेरे पास यहां पे मिरर है, ये मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है
और यहां पर एक मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर है। इससे हमें नहीं पता चलेगा क्या है। ये हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर इसे बोलते हैं। ये कैसा है? केव जैसा। केव ऐसे ही रहते हैं ना, बहुत पहले आदिम मानव तरीके के हमारे जो पूर्वज थे वो क्या करते थे? ऐसी गुफाओं में रहते थे। उसे क्या बोलते थे? कॉनकेव, क्योंकि केव बना रहता है। तो ये कैसा है? कॉनकेव मिरर। तो इसका पार्ट में क्या रहेगा? अंदर की तरफ ऐसा हॉलो रहेगा, बाहर की तरफ हम आउटर वाली सरफेस में पॉलिश करते हैं। तो इसका सेंटर किधर है? तो इसका नाम पहले दे देते हैं, क्या है? कॉनकेव मिरर। अच्छा, इसकी बात करें तो ये वाले पोर्शन का सेंटर किधर होगा? तो इसका सेंटर इधर साइड होगा, तो यहां कहीं इसका सेंटर होगा। तो मैं ऐसे लाइन बना लेता हूं और ये मैंने मान लिया इसका क्या है? सेंटर। अब ये इसकी बात करें तो ये हमारा जो मिरर है इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये वाली सरफेस है इसे क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो हमारे दो मिरर आ गए, पहला और ये दूसरा। तो ये तो सेंटर हो गया। अच्छा, मिड पॉइंट जो रहता है मिरर का जो मिड पॉइंट है ये, इसे बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं इसे? पोल। मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल। ये हो गया हमारा पोल। पोल को हम P से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसके आगे आते हैं। अब हम बात करेंगे यहां पर कि अगर रे आएगी कहीं से भी आए तो ये मिरर कैसा बिहेव करेगा। तो बेसिकली रे अगर इनफाइनाइट से आती है तो ये क्या करेगा? लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, सिर्फ रिफ्लेक्ट करेगा। यहां से अगर रे इनफाइनाइट से आ रही है तो लाइट को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। बस इतना सा, रिफ्लेक्शन ही होगा। और रिफ्लेक्शन के बाद रे हमारी कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज होगी, वो सेकेंडरी है। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि मिरर का काम क्या है या पॉलिश सरफेस का काम क्या है? लाइट रे को रिफ्लेक्ट कराना। तो ये सिर्फ लाइट रे को क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट करेंगे। देखते हैं कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉनकेव मिरर की। किसकी बात करूंगा? कॉनकेव मिरर की। यहां पे कुछ टर्मिनोलॉजी भी आएगी जिसे हम बताते चलेंगे। कॉनकेव मिरर पहले बना लेते हैं। तो ये हमारा क्या है? कॉनकेव मिरर। इसे स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्फेरिकल मिरर? बिकॉज ये किसका पार्ट है? स्फीयर का पार्ट है। और ये जो लाइन जाती है कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो मिलाती है। किसको? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो कनेक्ट करेगी, उस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस एक्सिस को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारी है प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या होगा? मान लेते हैं ये इंसिडेंट रे आ रही है, ये लाइट रे आ रही है। कहां से आ रही है? इनफाइनाइट से। तो ये लाइट रे जब आएगी तो पहले इसका नॉर्मल ड्रॉ करें कि इसका नॉर्मल किधर होगा। तो इसका नॉर्मल, भाई सरफेस कैसी है? ऐसी। जस्ट 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 भाई साहब आराम से, जल्दी नहीं है। ये लो, इसका नॉर्मल किधर होगा? नॉर्मल मतलब सरफेस से परपेंडिकुलर। ये सरफेस हुई, ये प्लेन सरफेस ऐसी हुई ना। तो इसका परपेंडिकुलर देखें तो ये हो गया परपेंडिकुलर। क्या हो गया? परपेंडिकुलर। कितने एंगल से रे आ रही थी? ये आ रही थी आई एंगल से। जितने एंगल से रे आ रही है उतने एंगल से जाएगी भी। तो इतने ही एंगल रे ऐसे आई, जैसे मिरर पड़ेगी उतने एंगल से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक। मतलब ये वाला जो एंगल बनेगा दैट इज आर, और ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर। तो ये हमने क्या देखा कि रे आएगी, कॉनकेव मिरर में पड़ी और इसने क्या करा? कन्वर्ज कर दिया। क्या करा? कन्वर्ज कर दिया। इसीलिए इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। क्योंकि रे को क्या करता है? कन्वर्ज करता है। अब एक रे और ले लें यहां से तो भी इसे क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। तो ये हमारे कुछ नियम रहेंगे, रूल्स रहेंगे, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या हुआ? इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर विच इज द पार्ट ऑफ दिस वन। जो ये क्या है? उसका पार्ट है। और पोल क्या है? मिडिल पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल। अच्छा, एक और चीज हम यहां पर क्या देख रहे हैं? ये वाली सरफेस जो रिफ्लेक्ट कराएगी यहां से लेके यहां तक, इस पूरी सरफेस को हम बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं? अपर्चर। अपर्चर का मतलब क्या हुआ? द टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज अपर्चर।
टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर इज नोन एज अपर्चर। तो ये हमारा हुआ कॉनकेव मिरर के बारे में। अच्छा, ये तो सिंपल सा एक नियम मैंने बता दिया। अब आते हैं कॉन्वेक्स के बारे में बात करें। कॉन्वेक्स वाला कैसा होता है? अच्छा, कॉन्वेक्स वाला मुझे यहां बताना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा पार्ट इसका रिमूव कर देता हूं, यहां से ये इरेज कर देता हूं। ये पूरा उधर गया। मैंने यहां पर क्या करा, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर बनाया ऐसा। दिस इज व्हाट कॉन्वेक्स मिरर। अब ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। क्यों बोला प्रिंसिपल एक्सिस? क्योंकि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? राइट साइड। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? राइट साइड। यहां कहीं होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, मान लेते हैं। अब क्या हुआ, जब रे आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या करेगा? ये रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्शन कैसे होगा देखते हैं। पहले सरफेस बना ले। ये है प्लेन सरफेस, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसका नॉर्मल कैसे होगा? ये दिस इज व्हाट नॉर्मल। रे कितने एंगल से आई? आई एंगल से आई। तो रे जितने एंगल से आई उतने एंगल से जाएगी भी। जस्ट मिनट भैया, क्या हुआ, नाराज है क्या? रे जितने एंगल से आ रही उतने एंगल से जाएगी भी। तो रे किधर चली गई? इसने क्या करा? डाइवर्ज कर दिया। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर का नाम, ये कॉन्वेक्स सेकंड की बात कर रहा था मैं, ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या कर रहा? डाइवर्ज कर रहा, इसीलिए इसका क्या नाम हो गया? डाइवर्जिंग मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर रहता है, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग रहता है। तो दो नाम अलग अलग मिल गए। आते हैं इसके बाद। अच्छा, ये आगे डाइवर्ज करेगा वो बात की बात है, फिर किधर लेके जाएंगे वो हम आगे बताएंगे। इसे बोलते हैं फोकस। इमेजिनरी फोकस होता है, वर्चुअल फोकस होता है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। आते हैं अब कुछ रूल्स देखते हैं इमेज फॉर्मेशन के, कि एक्चुअल में इमेज बनती कैसे है। तो हमारे पास कुछ रूल हैं, जैसे कि सबसे पहला, मैं दोनों मिरर के बारे में बात करूंगा। सबसे पहला जो रूल है, मैंने क्या किया, एक कॉनकेव मिरर ले लिया। कैसा मिरर ले लिया? कॉनकेव मिरर। अब यहां पे मैंने क्या बनाया? प्रिंसिपल एक्सिस। आपको ध्यान रखना है, दिस इज व्हाट प्रिंसिपल एक्सिस। रे आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे आई। जैसे मिरर पे रे पड़ेगी, क्या करेगा? ये फोकस से पास करेगा। क्या करेगा? फोकस से पास कर देगा। अब फोकस क्या होता है? तो जब किसी मिरर में रे पड़ती है और मिरर में रे पड़ने के बाद क्या हो, कन्वर्ज या डाइवर्ज करे, तो जिस पॉइंट पे रे कन्वर्ज होती है या जिस पॉइंट पे रे डाइवर्ज हो रही होती है, जैसे कि यहां देखें, पहले वाले में रे ऐसे आ रही थी और ये क्या कर रहा था? कन्वर्ज कर रहा था एक पॉइंट पे। तो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा उसे क्या बोलेंगे? फोकस। यहां पर देखें, रे आई, इसने क्या करा? डाइवर्ज। तो ये डाइवर्ज होगी, इसको पीछे साइड अगर मिलाएं हम हाइपोथेटिकली, तो ये जो पॉइंट होगा उसे क्या बोलेंगे? फोकस। मतलब फोकस क्या हुआ? एक ऐसा पॉइंट जहां पर रे कन्वर्ज हो रही होती है कॉनकेव मिरर के केस में, और डाइवर्जिंग दिखाई देती है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे मिरर में पड़ेगी कॉनकेव मिरर में, किसमें? कॉनकेव, तो ये क्या करेगा? फोकस से पास कर देगा। आपको ध्यान रखना है, कहां से पास करेगा? फोकस। अच्छा, यही मैं बात करता कॉन्वेक्स की, तो ये मैंने क्या करा? कॉन्वेक्स मिरर लिया। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट क्या होता है? इसको बोलते हैं पोल, और यहां क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब रे आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे मिरर पड़ेगी क्या करेगा? डाइवर्ज। क्या करेगा? डाइवर्ज। ये जैसे आई, इसने क्या करा? कन्वर्ज, क्योंकि इसका नेचर कन्वर्जिंग है। तो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी और पढ़ने के बाद कहां से पास होगी? फोकस से। वैसे रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी और ये डाइवर्ज हुई, इसको पीछे साइड अगर हम मिलाएं तो ये कहां से पास होगी? फोकस से। तो एक पहला रूल ये हो गया, इफ द रे इज पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम फोकस। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास होगी? फोकस से। तो ये पहला रूल हो गया कि रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही तो फोकस से पास होगी, वो चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। आते हैं सेकंड पे। सेकंड रूल क्या है? ये रूल हम इसलिए जान रहे हैं क्योंकि इन रूल्स की हेल्प से हम क्या बनाएंगे? इमेज। इमेज कैसे फॉर्म होती है उसके बारे में हम जानेंगे। सेकंड पे आते हैं। अब मैंने एक ले लिया यहां कॉनकेव मिरर, अब लगे या तो यहां कॉन्वेक्स भी ले लेते हैं। ये मैंने ले लिया कॉन्वेक्स मिरर। अब क्या करा? मैं एक रे यहां से पास कराता हूं, कहां से? इसके फोकस से। कैसे पास करा दूं? फोकस से। मान ले एक रे ऐसे आ रही थी और इसके फोकस से पास हो गई,
ऐसे ये रे आई और इसके फोकस से पास हुई, दिस इज व्हाट फोकस। जैसे ही फोकस से रे पास होगी क्या करेगा, ये रे को पैरेलल कर देगा प्रिंसिपल एक्सिस के। इफ द रे इज पासिंग फ्रॉम इट्स फोकस देन रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां पर अगर देखें तो यहां पर रे ऐसे आ रही, कॉन्वेक्स वाले के केस में रे ऐसे आ रही थी। मान लेते हैं ये फोकस में जाती, कहां जाती, फोकस में, ये फोकस होता, फोकस में जा रही थी, तो फोकस में जा रही थी तो रे जैसे ही मिरर में पड़ेगी ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट, तो रे किधर जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया रूल नंबर 2। मतलब रे अगर फोकस से पास होगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, रे अगर फोकस से पास होगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये हम हाइपोथेटिकली मिलाते हैं क्योंकि रे ऐसे आएगी रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो हम माने कि अगर रे इधर जाती तो किधर जाती, फोकस से जाती। तो ये होगा रूल नंबर 2। इन्हीं का यूज करके हम इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे। स्केल पेंसिल लेके बैठना हमेशा, अभी बैठे ही होगे स्केल पेंसिल लेके, ड्रॉ करते जाओ एक एक डायग्राम, ठीक है। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन आ गया कॉन्केव मिरर के लिए। इसके पहले एक और रूल रह गया था, पहले उस रूल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये 2 हो गए, तीसरे पे आते हैं। मैं इसको हटा देता हूं अभी, यहां से इसको कंप्लीटली डिलीट कर देते हैं। आते हैं रूल नंबर 3 पे, क्योंकि रूल के बिना हम इमेज फॉर्मेशन नहीं बना पाएंगे। पहला कॉन्केव मिरर ले लिया, मैंने क्या करा, कॉन्केव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से किसी रे को पास करा। कहां से पास करा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लेते हैं ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस यहां कहीं था, रे आएगी जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर में पड़ेगी और मिरर में पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी विद द सेम पाथ। मतलब एक चीज क्लियर हो गई, अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम द सेम पाथ। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रे पास हो रही है, मिरर में जैसे पड़ेगी वापस वो उसी पाथ को फॉलो कर जाती है, रिट्रेस करती है सेम पाथ को। ये हुआ कॉन्केव का केस। कॉन्वेक्स का केस लेते तो कैसा होता, रे कहां से जा रही, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मान लेते हैं ऐसे रे जा रही, ये कहां जाती, सपोज दैट ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही थी, तो जैसे ही आएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जाती तो ये क्या होता है, रिटर्न बैक। ये हो गया रूल नंबर 3। तो if the ray is passing from center of curvature then after reflection from the mirror it will retrace its path। अपने पाथ को क्या करती है, रिट्रेस कर देती है। ये हो गया रूल नंबर 3। अब आते हैं एक और रूल नंबर 4। इन 4 रूल की हेल्प से हम सारी इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे। आते हैं 4 नंबर पे, इसको मैं कंप्लीटली वापस से डिलीट करता हूं क्योंकि उधर स्लाइड आ गई थी। नेक्स्ट चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, रूल नंबर 4। 4 नंबर जो है इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से हम क्या करेंगे, अब एक रे को पास कराएंगे उसके पोल से। ये क्या है, पोल। अगर रे हमारी कॉन्केव मिरर के लिए अगर रे कहां से पास होगी, पोल से, जिस एंगल से भाई ये क्या है, जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअल में स्फेरिकल मिरर का नॉर्मल है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, नॉर्मल है। प्रिंसिपल एक्सिस किसी भी मिरर का क्या होगा, नॉर्मल, क्योंकि ये क्या जा रहे थे, सीधे। देखें यहां पर मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था स्फेरिकल मिरर, ये है, तो ये है डायग्राम। तो अगर मैं बात करूं ये वाली रे अगर यहां से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस तो इसी को बोलते हैं ना, तो ये तो क्या है, नॉर्मल 90 डिग्री पे, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। यहां जाती तो एंगल क्या होता, 90 डिग्री। मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल एक्सिस स्फेरिकल मिरर से कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। इसी का यूज करेंगे यहां पर हम, यहां पर। तो रे ये क्या हुआ, ये नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल कितना हुआ, आई। ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, एंगल आई। तो जितने एंगल से रे आएगी उतने एंगल से क्या होगी, रिटर्न बैक, सेम एंगल होगा आर। मतलब एक रूल और क्लियर हुआ, इफ द रे इज पासिंग फ्रॉम पोल देन इट विल रिफ्लेक्ट विद द सेम एंगल। जितने एंगल से आएगी उसी एंगल से वापस हो जाएगी। इसीलिए इसके लिए हम बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स के लिए भी। अब एक रे कहां से आ रही है, जस्ट मिनट, गलत हो गया, ये ऐसे लेते हैं, यहां से ये रे आई, कहां पड़ी, पोल पे। पोल पे जैसे ही पड़ेगी क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक। अरे भैया भैया क्या हो गया, नाराजगी, नाराजगी, मास्टर से नाराजगी।
ऐसे रे आएगी, रिफ्लेक्ट होगी, क्या होगी, सेम पाथ, सॉरी रिफ्लेक्ट होके क्या होगी, उसी मीडियम में वापस होगी विद द सेम एंगल। मतलब अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की या कॉन्केव मिरर की, अगर कोई रे पोल से पास होती है तो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो ये हमारे हो गए चारों रूल। ये 4 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चारों रूल की हेल्प से हम सभी इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे, सारी इमेज फॉर्मेशन हम इसके हेल्प से ड्रॉ करेंगे। देखते हैं, पहला हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के लिए हमें इमेज बनानी है, कितनी इमेज बनेंगी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहले समझ लेते हैं इमेज बनेगी कितनी। तो जैसे मेरे पास ये कॉन्केव मिरर है, दिस इज व्हाट कॉन्केव मिरर, दिस इज व्हाट प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज व्हाट पोल, यहां कहीं क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब क्या है इसमें कुछ रूल्स समझे। सबसे पहला, रे हमेशा ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो मिरर हो या लेंस हो उसके लेफ्ट साइड रहेगा। हमने अभी जितने भी केस देखे उसमें ऑब्जेक्ट यानी कि रे जो आ रही थी लेफ्ट साइड से आ रही थी, राइट साइड से नहीं, क्योंकि ये एक रूल है कि ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट द लेफ्ट साइड। हायर क्लासेस में हम देखेंगे कभी कभी राइट में भी मिल जाएगी, बट अभी क्या है, लेफ्ट साइड। ठीक है, ये ध्यान दें। चलो पहला क्या है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, मतलब इनफाइनाइट से रे आ रही है। इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, तो रे कैसे आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कभी अगर आपको ऐसी रे आते दिखे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब वो कहां से आ रही, बहुत दूर से आ रही। हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो यहां दिखाई नहीं दे रहा, तो पहला केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, तो रे कहां से, इनफाइनाइट से। जैसे ही रे आएगी ये क्या करेगा, कन्वर्ज। एक रे और ले लेते हैं या 2 रे लेते हैं, 2 रे हम कम से कम लेंगे। जब हमें इमेज बनाना है तो इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रे का इंटरसेक्ट होना जरूरी है। जब 2 लाइट रे इंटरसेक्ट होती है तब इमेज बनती है। तो हमें अगर कोई दिख रहा है, कोई बंदा दिख रहा है, कोई बंदी दिख रही है, इसका मतलब है उससे जो रे आ रही है वो 2 से ज्यादा या 2 मिनिमम रे एंटर कर रही है हमारी ह्यूमन आई पे, तब इमेज बन रही है उसकी। ठीक है, तो ये रे आ रही है इंसिडेंट रे, जैसे मिरर में पड़ेगी क्या करेगा, ये कन्वर्ज। कहां से कन्वर्ज करता है, फोकस से, ये बताया था मैंने, ये पहला रूल था। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां से, फोकस से। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल कहां से, फोकस से। तो इमेज कहां बनी, फोकस में। यहां पे दोनों रे इंटरसेक्ट कर रही, तो इमेज कहां बनी, फोकस में। तो इसमें हमारे पास 3 चीजें रहेंगी। पहला, व्हाट इज द नेचर, पहला पूछता है कि इमेज जो बनी उसका नेचर क्या है। सेकंड रहेगा व्हाट इज द पोजीशन, पोजीशन क्या है, कहां पर फॉर्म हो रही है। और थर्ड जो रहेगा इसे बोलते हैं हम लोग साइज, कि उसका साइज क्या है। ये 3 चीजें ध्यान देनी। सबसे पहले अगर रे एक्चुअल में एंटर कर रही है, यहां पे आई, ये ऐसे आई, एक ऐसे आई, और ये एक्चुअल में यहां मिल रही है, किसी जगह एक्चुअल में इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब रियल इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, रियल। तो ये इमेज कैसी हुई, रियल। और रियल इमेज जो होगी वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है, इन्वर्टेड। हम आगे वाले केस में देखेंगे कि इन्वर्टेड कैसे दिख रही। तो रियल इन्वर्टेड, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस, मतलब ये हो गया नेचर। क्या नेचर हुआ, रियल इन्वर्टेड। तो इफ द रे आर एक्चुअली मीटिंग एट अ पॉइंट देन इमेज इज व्हाट, रियल इमेज। अ रियल इमेज ऑलवेज बी इन्वर्टेड। आते हैं पोजीशन पे। पोजीशन कहां इमेज बनी, फोकस में। कहां बनी, ये फोकस है, तो पोजीशन क्या है, एट फोकस, एट फोकस। इमेज कहां बनी, एट फोकस, यानी कि एट एफ। अच्छा, साइज क्या है, तो दिख कैसा रहा साइज, पॉइंट साइज। इसे क्या बोलेंगे, साइज क्या है, पॉइंट साइज, या इसी को हम बोल देते हैं डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब बहुत ही छोटी इमेज, बहुत ही स्मॉल इमेज। तो ये हमारे हो गए 3 पॉइंट, नेचर, पोजीशन एंड साइज। ये फर्स्ट हो गया। अच्छा, एक चीज ध्यान रखेंगे, कॉन्केव मिरर में यहां पर जो फोकस है वो एक्चुअल में रियल फोकस है। कैसा है, रियल फोकस। रियल फोकस का मतलब हो गया रे आर एक्चुअली मीटिंग एट दिस पॉइंट, दैट्स व्हाई फोकस कैसा हुआ, रियल। तो इसे बोलेंगे रियल। अगर रे अपीयर्स टू मीट होती, मिलती नहीं, हम मानते कि वहां मिल रही होगी, तो उसे क्या बोलते हैं, वर्चुअल। क्या बोलते हैं उसे, वर्चुअल। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां पे रखा है ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले यहां पर देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन में एक चीज
बताना भूल गया था, उसके बारे में देख लेते हैं कि एक्चुअल में कितने इमेज फॉर्मेशन बन सकते हैं। ये हमने क्या रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे क्या है, फोकस है, यहाँ पे क्या है, पोल है, ये 3 पॉइंट। तो पहला जो केस है वो क्या है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में रखा हो। दूसरा जो केस है वो क्या है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा हो, कहीं यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर, तो ये दूसरा केस हुआ। तीसरा जो केस है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखा हो। 3 केस हो गए। चौथा क्या, हमें आगे की तरफ मूव करना है, टूवर्ड्स द मिरर मूव करना है। तो थर्ड केस क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। फोर्थ जो केस है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, कहीं यहाँ कहीं पर भी, इन दोनों के बीच में। 4 केस हो गए। पांचवा केस है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, फोकस में। और लास्ट जो केस है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, फोकस और पोल के बीच में। तो यहाँ पर हमारे पास 6 इमेज फॉर्मेशन रहते हैं, किसमें, कॉनकेव मिरर में। कितने केसेस, 6। हमको 6 केसेस करने हैं। चलिए इसको देखते हैं। सबकी गर्दनें उड़ा दी जाए यहां से। ये लीजिए, सेकेंड केस पे आ गए हम। सेकेंड केस हमारा क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब मान लिया मैंने ऑब्जेक्ट कहां रखा है, यहां। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा, सीधा ऑब्जेक्ट रखेंगे हम जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ऐसे रखेंगे भाई। मैं भी अगर हूं तो मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा। मैं क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, तो ये हेड यहां रहेगा और टेल यहां, उल्टा नहीं खड़े होना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारा सीधा रखा है। क्या होगा, तो सबसे पहले एक रे जाएगी उसके हेड से, किधर, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और जैसे ही हेड से रे जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रे किधर जाएगी, ये कन्वर्ज करेगा, कहां से, फोकस से। तो इसने रे को कहां से कन्वर्ज कर दिया, फोकस से। एक रे चली गई फोकस से। अब क्या करें, अब दूसरा है, देखते हैं दूसरा कैसे बनेगा। तो एक रे को हम क्या करते हैं, पास करा देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे जाती है और जैसे ही मिरर में पड़ेगी, क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक विद द सेम पाथ। ये एक नियम बताया था मैंने। रे ऐसे गई, जैसे मिरर पड़ी रिफ्लेक्ट होके ऐसे। तो यहां एक रे ऐसे आ रही है, एक ऐसे आ रही रिफ्लेक्ट होके, और ये वाली रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी। तो इंटरसेक्ट कहां होगी, यहां पर। ये क्या था, हेड, तो हेड यहां बनेगा। तो ये हुआ हमारा इमेज का हेड। और ये क्या था, टेल, तो टेल यहां बनेगा। मतलब इमेज कैसी बनी, इन्वर्टेड, ए डैश ये, बी डैश ये। अब बनी कहां पर, सी और एफ के बीच में। मतलब पहले मैं क्या लिखूंगा इसमें, नेचर। फर्स्ट क्या लिखेंगे, नेचर। नेचर क्या है, देखें यहां पर, रे एक्चुअल में मिल रही है, मतलब ये कैसी इमेज है, रियल इमेज। कैसी इमेज, रियल। अच्छा, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। देखें यहाँ इन्वर्टेड है, बिल्कुल उल्टी बनेगी। भाई हेड कहाँ है, यहाँ, तो हेड यहाँ बनेगा। या यहाँ से देखें, ऐसे हेड वाली रे आ रही थी, हेड वाली रे कहाँ गई, यहाँ गई, तो हेड यहाँ आया। तो रे तो इन्वर्टेड, इमेज क्या है, इन्वर्टेड हुई। तो रियल इन्वर्टेड। जब भी कभी आप रियल इमेज देखेंगे वो कैसी रहेगी, इन्वर्टेड। हमारी ह्यूमन आई पे जो इमेज बनती है वो रियल इमेज बनती है। यानी कि आप लोगों की इमेज जो रेटिना में बन रही है वो क्या है, इन्वर्टेड। हम उसे क्या करते हैं, सीधा करके देखते हैं, ठीक है। हम मतलब ब्रेन हमारा उस इमेज को क्या करता है, सीधा कर देता है, इरेक्ट कर देता है। तो नेचर कैसा, रियल इन्वर्टेड। अब बात करें पोजीशन क्या है, कहां पर इमेज बन रही है, तो हमें क्लियर दिख रहा है कहां पे बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो बिटवीन सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ यानी कि फोकस। तो बिटवीन सी एंड एफ। साइज की बात करें, साइज कैसा है, तो साइज क्या रहेगा, स्मॉल इन साइज। इमेज कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, ठीक है। तो ये हमारा एक कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे। जस्ट मिनट, नेक्स्ट में आने के पहले एक बार स्क्रीन देखूं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। थर्ड है हमारा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने बोला था आगे की तरफ हमें क्या करना है, मूव करना है। तो ये हमने क्या रखा, कॉनकेव मिरर। ये क्या है, कॉनकेव मिरर। ये क्या है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ए और ये बी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब एक रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, पोल। क्या करेगा, जैसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, ये क्या करेगा, कन्वर्ज। और रे कन्वर्ज होके कहां से आएगी, फोकस से, ऐसे आ गई। तो दिस इज व्हाट, फोकस, ऐसे रे आ गई। अब सेकंड क्या करें, अब एक रे को हम पास करा देते हैं फोकस से। कहां से पास करा देते हैं, फोकस से। तो एक रे को हमने पास कराया फोकस से,
फोकस से जब रे जाती है तो कैसे हो जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। भैया भैया क्या हो गया, नाराजगी है क्या है? मैंने ऐसा क्या करा है आपका? अच्छा खासा पढ़ा रहा हूँ, टेंशन में हो? ये लो बस, ठीक है ठीक है। तो रे कहाँ से गई, फोकस से, और जैसे ही मिरर पड़ेगी कैसा हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल। ना ना ना, नहीं मानेगा। बस ठीक है, 2 मिनट रुक जाते हैं, नाराज हो रहा है। तो कैसे रे कैसे गई, फोकस से, और जैसे मिरर पड़ेगी क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट होके किधर जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको क्या करते हैं, ऐसे बना देते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आप स्केल से ड्रॉ करोगे, सीधी लाइन बननी चाहिए। तो अगर ध्यान से देखो तो एक रे ऐसे आ रही थी, रिफ्लेक्ट होके, और एक रे रिफ्लेक्ट होके ऐसे, यानी कि इमेज कहाँ बनेगी यहाँ पे, कहाँ बनेगी यहाँ पे। तो इमेज बना लेते हैं, ये हेड था तो ये हेड आया, यानी कि इमेज कहां बनी, सेम पॉइंट पे, ए डैश बी डैश। फॉर्म कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। मतलब अगर ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर में है तो इमेज भी कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेम जगह बनेगी। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट केस। इसमें नेचर क्या है, नेचर फिर वही रियल इन्वर्टेड। नेचर क्या है, रियल इन्वर्टेड। पोजीशन क्या है, कहां पर इमेज फॉर्म है, देखें यहां पर पोजीशन क्या दिख रही है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सही, सी पॉइंट पे बन रही, सेम पॉइंट पे। अच्छा, साइज की बात करें तो साइज क्या रहता है, सेम इन साइज, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। साइज क्या हुआ, सेम। ये एक सिंगल ऐसा केस है जिसमें ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज क्या होता है, सेम। क्वेश्चन इसके बहुत घुमा के पूछेगा, डायरेक्ट बोलेगा ऐसे केस का नाम बताओ, या पूछेगा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन द इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया हमारा नेक्स्ट केस। आते हैं नेक्स्ट में, फोर्थ वन। इमेज फॉर्मेशन आपको अच्छे से पढ़ना है, हम इसीलिए इमेज फॉर्मेशन में ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल इमेज फॉर्मेशन से ही बन जाएंगे। जैसे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। अब थोड़ा आगे जाते जा रहे हैं, ये फोर्थ केस है, मैंने स्टार्टिंग में आपको 6 केस बताए थे। प्रिंसिपल एक्सिस, ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां मान लेते हैं ऑब्जेक्ट रखा है, कहां रखा है, यहां। अब क्या होगा, एक रह जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या करेगा ये, फोकस से पास कर देगा, फोकस से पास कर देगा, ये है इसका फोकस, ये होगा फोकस। अब एक रे ऐसे चली गई, अब सेकंड रे को हम कहां से पास कराएं, तो एक काम करते हैं, फोकस से रे को पास करा देते हैं। तो एक रे कहां से जाएगी, इसके फोकस से। फोकस से जैसी रे जाएगी, मिरर में पड़ने के बाद क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ना 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 ना, नाराज है भाई, ऐसा क्या कर दिया है, मैंने क्या करा भाई, ये ले, बस इसके एक बार हाथ पैर जोड़ लेते हैं, शायद ये माफ कर दे, कुछ गड़बड़ हो गई क्या। चलिए कोई बात नहीं, होता रहता है, ठीक है। अरे अब तो मान जा। अब देखें रे कैसे जा रही, पैरेलल टू, फोकस से गई, फोकस से पढ़ने के बाद कैसी होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रे कैसे चली गई, ऐसे आ गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और जैसे ही आई तो यहां इमेज, यहां पर रे इंटरसेक्ट कर रही, तो इमेज कहां बनेगी, यहां। ध्यान से देखें तो इमेज क्या है, बड़ी बनी, ए डैश बी डैश, और बनी कहां, बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट हमारा ये है ए बी। नेचर कैसा है, रियल इन्वर्टेड। वापस से देखें नेचर कैसा है, नेचर है हमारा रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। साइज कैसा है, साइज कैसा है, लार्ज इन साइज, या इसको मैग्नीफाइड बोलते हैं, लार्ज इन साइज, या इसी को क्या बोलेंगे, मैग्नीफाइड। पोजीशन क्या है, कहां पर फॉर्म हो रही, बियॉन्ड सी। पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, या सिर्फ सी बोलेंगे। ये हो गया हमारा अगला केस। आते हैं नेक्स्ट में, ये अच्छा एक और चीज यहां पे मेंशन करते रहा करो, पोल है या फोकस है, इस टाइप से। रे जहां पर भी जाएगी, एरो शुड बी देयर। जैसे मैंने जहां भी रे बनाया, एरो हमेशा हर जगह बनेगा, तो एरो का विशेष ध्यान रखेंगे। आते हैं नेक्स्ट केस में, फिफ्थ केस। फिफ्थ क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। ऑब्जेक्ट कहां पे, फोकस में रख दें,
तो मैंने क्या करा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, फोकस में। ये हमारा एक तरह से चम्मच है भैया, नया नहीं सोचना है ना। ये क्या है, चम्मच है, ऐसे रखा हुआ है। आप सोचो कि मिरर लेके घूमता रहा, मिरर क्या होता है, चम्मचवा जो होता है उसी को मिररवा बोलते हैं। तो ये क्या है, मिरर, ऐसा चम्मच ही तो है एक तरह से, इस टाइप से रखो। पॉलिश सरफेस क्या है, कॉनकेव मिरर। आप देख लेना, आप अपने आप को इन्वर्टेड ही दिखोगे। हम बार बार देख रहे हैं, हर बार इमेज इन्वर्टेड बन रही कितनी। जब एक बार पास में, पहले क्या करा, ऑब्जेक्ट दूर था और पास गए इन्वर्ट, और पास इन्वर्ट, और पास इन्वर्ट, अभी तक तो इन्वर्ट ही बन रही। देखते हैं कब सीधी बन जाए, उल्टी इमेज दिखाई देगी। आप देख लेना चम्मच में। हाँ, स्पून पता है, अंग्रेजी आती है। तो क्या करा मैंने, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया मैंने, ऑब्जेक्ट को रख दिया मैंने फोकस पे। तो सपोज दैट दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये रखा। ये क्या है, फोकस। ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी। अब रे आई कैसे गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रे कहां से पास होगी, अब तो बोल दो भाई, रे कहां से पास होगी, फोकस से। ये रे कहां से चली गई, फोकस से। ये तो एक हो गया। अब सेकेंड रे को कहां से पास करें भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो पीछे छूट गया, यहां से तो पास करेंगे नहीं। एक्वा काम करते हैं, पास तो यहां से भी कर सकते थे, बट एक्वा बहुत ही सिंपल सा काम है। वो काम क्या है, रे को पोल से पास कर दो। पोल कहां, यहां पर। अगर पोल से रे जाएगी, ऐसे आएगी, जिस एंगल से रे आएगी उसी एंगल से जाएगी, तो रे उसी एंगल से चली गई। एक रे ऐसे आ रही थी, एक ऐसे, दोनों क्या है, पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल है मतलब कहां बनने वाली है, इनफाइनाइट में। कहां बनने वाली, इनफाइनाइट। तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस में रखा है तो इमेज कहां, इनफाइनाइट बनेगी, मतलब हमें दिखाई नहीं देगी। इनफाइनाइट मतलब क्या होता है, बहुत दूर, दिखाई नहीं देगी। आप सोचो दिखाई दे, कभी नहीं दिखेगी, बहुत बड़ी इमेज बनती है। इसके बारे में आप रियलाइज करोगे जब हम लेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसमें आप लोगों को पता चलेगा, हाँ यार सही बोल रहा था, क्योंकि उसमें आप लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो वहां हमें क्लियर दिखाई देता है, ऐसा होता है। तो इसका नेचर क्या हुआ, नेचर वापस से वही, नेचर क्या है, रियल इन्वर्टेड। अब सोच रहे होगे कि ये मिल तो रही नहीं है, तो पैरेलल रे जो होती है हम उसे मानते हैं वो इनफाइनाइट में इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल रे। तो नेचर क्या हुआ, रियल इन्वर्टेड। पोजीशन क्या है, इमेज कहां बनी, इनफाइनाइट में। तो एट इंफिनिटी साइज क्या हुआ, हाईली मैग्नीफाइड या बहुत बड़ी। तो लिखे क्या लिखेंगे, हाईली मैग्नीफाइड। बहुत बड़ी इमेज बनती है। तो ये हो गया 5 केस। पांचों केस में मैंने क्या देखा कि 5 के 5 स्टार्टिंग के केस में इमेज कैसी बन रही थी, रियल इन्वर्टेड। साइज कैसा था, वो डिपेंड करता है कि पोजीशन ऑब्जेक्ट की क्या है। बट हमें एक केस याद हो गया है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखा होगा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनेगी। एक और केस था, ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट में रखा होगा तो इमेज फोकस में बनेगी। इसका एक और उल्टा, ऑब्जेक्ट अगर फोकस में होगा तो इमेज इनफाइनाइट बनेगी। मतलब फोकस और इनफाइनाइट वाला केस तो उल्टा है, ऑब्जेक्ट को फोकस में रखो इमेज इनफाइनाइट बनेगी, ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट में रखो इमेज फोकस में बनेगी। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट। 3 केस तो हो गए सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, और 2 ये, 2 केस बचे। एक है ऑब्जेक्ट को अगर हम बियॉन्ड सी रखते हैं तो इमेज सी और एफ के बीच में बनती है। इसका उल्टा, अगर ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखोगे तो इमेज बियॉन्ड सी बनेगी। तो दोनों सब उल्टे पुल्टे चल रहे हैं, नया थोड़ी ना है कुछ। लोग ऐसे खामा का डराते रहते हैं कि फिजिक्स टिपिकल है, फिजिक्स टिपिकल है, मुझे समझ ही नहीं आता। ये हो गया भैया। आते हैं लास्ट केस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि इस केस में थोड़ा उल्टा होने वाला है। हर बार रियल इमेज बन रही थी, अब नंबर आया है चम्मचवा का कि ये इमेज कैसी बनाएगा, इरेक्ट, सीधी, जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज। ऐसे रखा था, पास जाते गए जाते जाए एक ऐसा समय आएगा कि हमें इमेज कैसी दिखाई देगी, जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज। इसके लिए आप पेंसिल की हेल्प, किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प लेना, कैंडल ले लो, कुछ भी, सीधा सीधा देखना। पहले दूर रहेगा तो वो इन्वर्टेड दिखाई देगी इमेज, कहाँ पे, मिरर पे। अब जैसे जैसे पास लेके जाओगे आप देखोगे इसकी इमेज एक समय आएगी कि सीधी दिखाई देने लगेगी। जब सीधी दिखाई देने लगे मतलब समझ लेना कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है, फोकस और पोल के बीच में। देखते हैं इसे, तो मैं यहां पर बना लेता हूं। थोड़ा सा अनाप शनाप बनने वाला है, इसके लिए रेडी रहें। आप स्केल पेन लेके, स्केल और पेंसिल लेके बैठे, तभी इमेज फॉर्मेशन बनेगी। आप सोचो जादूगर बन जाओ कि हाँ सीधी सीधी लाइन खींचो, तो भैया
अनाप शनाप ऐसे ऐसे लाइन नहीं बनानी कि रे आप जाती जैसे है तो आप ऐसे ऐसे रे बनाओ, रे हमें सीधी बनानी। तो ऑब्जेक्ट को कहां रखा, बिटवीन पोल एंड फोकस, यहां फोकस ले लेंगे, यहां पोल ले लेंगे। अभी मैं फोकस ड्रॉ नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, स्केल से सीधी लाइन बनती है। मैंने क्या करा, एक रे को पास करा कहां से, ऑब्जेक्ट से, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहां से जाएगी, फोकस से। ये हो गया इसका फोकस, ऐसे गई ऐसे आ गई, ठीक है। अब एक काम करें, एक रे को हम पास करें पोल से, कहां से पास करें, पोल से। पोल से अगर रे जाएगी तो जिस एंगल से आई उसी एंगल से जाएगी, भी इधर चलेगी। अब अगर ध्यान से देखें तो दोनों रे क्या हो रही, डाइवर्ज होते दिख रही। कैसी दिख रही, डाइवर्ज हो रही। तो मैं अगर इनको पीछे साइड लेके जाऊं तो कहीं ना कहीं मिलेगी, लेके जाते हैं। इस रे को पीछे साइड ऐसे हाइपोथेटिकली मिला दो, सीधे मिलाना भैया, कैसे मिलाना, सीधे। इसको भी सीधे मिला दो। अब सीधवा मिलाना है तो कैसे जाना पड़ेगा, ऐसे मिल जा, ये मिल गई, सीधी लाइन बनाना है आपको स्ट्रेट। तो ये हमारी बनेगी इमेज, कहां पर, यहां पर। हेड कहां था, ये हेड था, हेड से रे गई ऐसे चली गई, तो रे हम मान रहे हैं कि हेड तो यही था ना, रे ऐसे गई तो किधर हेड, सीधे। तो ये हुआ हमारा इमेज का हेड, और ये हुआ टेल, ये हुआ ए डैश, ये हुआ बी डैश। तो इमेज क्या बनी, बहुत बड़ी। कहां बनी, बिहाइंड द मिरर। ये क्या है, पोल। तो नेचर क्या हुआ, अब सब उल्टा हो गया। जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज बन रही है, देखें यहां पर ऑब्जेक्ट ऐसे ही था, इमेज भी वैसी बनी। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट रखा और इमेज भी ऐसे ही बन रही, बट बहुत बड़ी। और कहां, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर ढूंढने नहीं चले जाना, मिरर पे अंदर ही दिखाई देगी आपको, बहुत बड़ी। तो ये हुआ हमारा नेचर, कैसा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इमेज है। अब इरेक्ट का मतलब होता है जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज बन रही है, इरेक्ट मतलब सीधा। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये हुआ है नेचर। पोजीशन क्या है, कहां बना, पोजीशन का मतलब बन कहां रही, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, वाह, बिहाइंड द मिरर। अब आते हैं इसके बाद, साइज क्या है, लार्ज इन साइज। साइज क्या है, लार्ज इन साइज, या इसको बोल देते हैं मैग्नीफाइड। लार्ज इन साइज का मतलब क्या, बड़ी इमेज बन रही है, कैसा, मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। तो ये हमारे होगा इमेज फॉर्मेशन। एक बार इसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान सोचना है, आंखें बंद करो, सिर्फ सुनो और कुछ नहीं। पहला केस, ऑब्जेक्ट को कहां रखा, इनफाइनाइट में। कहां रखा, इनफाइनाइट में। इमेज कहां बनेगी, फोकस में। दूसरा केस, ऑब्जेक्ट को कहां रखा, बियॉन्ड सी। इमेज कहां बनेगी, सी और एफ के बीच में। तीसरा केस, ऑब्जेक्ट को कहां रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। इमेज कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथा केस, ऑब्जेक्ट को कहां रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड सी। अगला केस, ऑब्जेक्ट को कहां रखा, फोकस में। इमेज कहां बनेगी, इनफाइनाइट। और लास्ट केस है वर्चुअल वाला, ऑब्जेक्ट को कहां रखा, फोकस और पोल के बीच में। तो इमेज कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल इमेज। ये एक ऐसा इकलौता केस है जिसमें वर्चुअल इमेज भी बनती है। इसका मतलब क्लियर हुआ कि कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म रियल इमेज एज वेल एज वर्चुअल इमेज। कॉनकेव मिरर रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। ये दोनों चीजें हो गई। कॉन्वेक्स की बात करते तो क्या होता, तो ये हमारे इमेज फॉर्मेशन हो गए। अब आते हैं, बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर हमारा सिर्फ दो टाइप की इमेज बनाएगा। दो टाइप बोल रहा हूं, कॉन्वेक्स में सिर्फ दो केस होंगे। अब दो केस कैसे होंगे वो समझते हैं, पहले समझते हैं फिर केस देखते हैं। भाई ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, राइट साइड, यहां पर। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस किधर होगा, इधर राइट साइड, यहां पर। और ये क्या होगा, पोल। मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट किधर रखना है, लेफ्ट साइड, मिरर हो या लेंस हो। मिरर और लेंस से लेफ्ट साइड रखेंगे तो एक बार ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट में रखा जा सकता है और एक बार ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस में किसी भी पॉइंट पे रखा जा सकता है। बाकी क्या भाई, यहां रखोगे तब भी प्रिंसिपल एक्सिस में ही है ना, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो। राइट, मिरर से राइट रख नहीं सकते, रूल नहीं है। तो ये हमारा क्या हुआ, सांप ना, क्या है, चम्मच, स्पून, ऐसे रखा है मैंने, ऐसे। ये पॉलिश है, ये क्या है, पॉलिश है। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, यहां। अब आप लेना क्या, स्पून, और उसको ऐसे की जगह पहले ऐसे रख रहे, अब ऐसे रखना, कॉन्वेक्स मिरर।
अब देखना, आप जैसे हो ना वैसे ही दिखाई दोगे सीधे, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज दिखेगी। मतलब कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज। देखते हैं, तो पहला केस हमारा क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, भाई खत्म हो जा बस कर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, तो ये रखा मैंने, रे आ रही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इनफाइनाइट से। रे कहां से आ रही, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इनफाइनाइट से। जैसे ही रे आएगी क्या करेगा ये, कन्वर्ज। मैं फोकस हटा देता हूं क्योंकि मिलेगा तो है नहीं फोकस में, हमसे नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने क्या करा, रे आई, इसने क्या करा, डाइवर्ज कर दिया। डाइवर्ज करा, इसको मैं पीछे साइड लेके जाऊं, अपीयर्स टू बी फोकस्ड, ये पीछे की तरफ अपीयर करा दी, मान लेता हूं पीछे की तरफ से आ रहे, इसको भी ये भी जाएगी ऐसे, ये डाइवर्ज कर जाएगा। तो डाइवर्ज करेगा, पहले मैं इसे बना देता हूं क्योंकि बनेगा नहीं फिर। रे ऐसे आई और ये किधर चली गई, रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, डाइवर्ज कर दिया। रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, डाइवर्ज कर दिया। अब ये दोनों तो डाइवर्जिंग रे हैं, मिलेंगी तो नहीं है, लेकिन ये ऐसे जा रही हैं, मतलब कहीं ना कहीं पीछे मिल रही होंगी। मैं इसको पीछे साइड लेके गया, इसको पीछे साइड लेके गया, हाइपोथेटिकली कहाँ मिली, यहाँ पर। ये क्या होगा, फोकस। कैसा फोकस है, वर्चुअल फोकस है। कैसा फोकस है, वर्चुअल फोकस। रे मिल थोड़ी ना रही है, हमने जबरदस्ती मिलाई। appears to be meeting at a point, appears to meet at point, that is known as virtual, ये वर्चुअल है, ठीक है। तो पहला नेचर क्या हुआ इसका, रियल है कि वर्चुअल, तो ये हुआ हमारा वर्चुअल। वर्चुअल एंड वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी बनती है, इरेक्ट, सीधी। पोजीशन क्या है, कहां पर बन रही है, तो यहां पर दो रे कहां इंटरसेक्ट, पहली रे ये है, दूसरी रे ये है, कहां इंटरसेक्ट हो रही, फोकस पे। तो क्या लिखेंगे, एट फोकस। साइज क्या है, इमेज का साइज क्या है, तो साइज कैसा है, पॉइंट साइज, या बोलेंगे डिमिनिश्ड, तो हम लिख देते हैं पॉइंट साइज। पॉइंट साइज, ये हो गया हमारा पहला केस कॉन्वेक्स मिरर का। आते हैं एक सिंगल और केस है, उसके बारे में बात करें। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस में रख देंगे, कहीं पर भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लिया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गई। ऑब्जेक्ट को कहां रखना था, ये रखा मैंने, ये हो गया ऑब्जेक्ट ए बी। सिंगल केस है इसका, सिंगल केस यही है। इसी से हम लोग सारी इमेज जो देखते हैं ना, जो अभी हमने देखा था एरोप्लेन दिख रहा था मिरर के अंदर, वो मिरर कौन सा था, कॉन्वेक्स मिरर था। इसे हम लोग साइड मिरर बोलते हैं या रियर व्यू मिरर बोलते हैं। साइड मिरर गाड़ी की साइड में लगा रहता है, तो इसलिए उसमें होता क्या है, ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो इमेज छोटी दिखाई देगी, इसीलिए हम उसको साइड मिरर जैसा यूज करते हैं। भाई हम कार में जा रहे हैं, पीछे ट्रक आ गया, अब ट्रक अगर ट्रक जैसा दिखेगा बड़ा तो मिरर में तो आएगा नहीं, मिरर तो छोटा सा रहता है। हम चाहते हैं छोटी इमेज दिखे, और कॉन्वेक्स मिरर का ये नेचर है, इमेज को क्या करता है, छोटा कर देता है। देखते हैं कैसे। तो रे आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या करेगा ये, डाइवर्ज। कहां से डाइवर्ज करेगा, फोकस, ये ऐसे इसने डाइवर्ज। इसको पीछे साइड लेके जाओ, ये क्या हुआ, फोकस। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, रे को कहां से लेके जाएं। अब हमारे पास दो अलग अलग ऑप्शन है। मैं यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे को ले जाऊंगा। ये मान लेते हैं ये रे कहां से गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर सेंटर, ये आगे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती तो क्या होती, जैसे मिरर में पड़ती क्या करती, रिफ्लेक्ट बैक। बताया था, व्हेन द रे इज पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो एक्चुअल में रे कहां इंटरसेक्ट हुई, यहां पर। ये वाली रे ऐसे और ये वाली रे ऐसे इंटरसेक्ट कहां, यहां। ये क्या था, पोल। तो इमेज कहां बन रही, पोल और फोकस के बीच में, और छोटी इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। तो नेचर क्या हुआ, नेचर हो गया हमारा इसका वर्चुअल इरेक्ट। क्या हो गया, वर्चुअल इरेक्ट। पोजीशन क्या हो गया, तो पोजीशन हो गया हमारा पोल एंड बिटवीन पोल एंड फोकस, हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनेगी। साइज क्या हो गया, स्मॉल इन साइज। और यही हम देखते हैं हमेशा कि साइज क्या रहता है, स्मॉल। ट्रक हो, ट्रेन हो, कुछ भी हो, किसी ऑब्जेक्ट को देखो वो क्या छोटा दिखाई देगा प्लेन, वो कॉन्वेक्स मिरर में। इसीलिए इसका यूज सब बहुत ज्यादा होता है, हर जगह हम इसका यूज करते हैं।
जहां कहीं हमें लगा कि छोटा इमेज देखना है तो हम क्या लगा देंगे वहां पर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये हमारे इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट हो गए। आते हैं नेक्स्ट पे। अब बात करेंगे साइन कन्वेंशन फॉर मिरर एंड लेंस। किसी की भी बात हो, मिरर के लिए हो या लेंस के लिए हो, साइन कन्वेंशन दोनों के लिए एक जैसे होते हैं। फिलहाल तो हम यहाँ मिरर बना के बताएंगे, लेकिन साइन कन्वेंशन एक जैसे रहेंगे। ये मैंने ले लिया एक कॉनकेव मिरर, ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। अब इंसिडेंट रे कैसे जा रही होगी, ऐसे ऐसे जा रही होगी ना भाई, जाएगी तो इधर ही ना इंसिडेंट रे, वो रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी, बात अलग है। ये डायरेक्शन है इंसिडेंट रे का, क्या है इंसिडेंट रे का डायरेक्शन। ये इधर से अगर आ रही होगी तो कैसे जाएगी, ऐसी जाएगी। ये हम डायरेक्शन बना रहे हैं इंसिडेंट रे का, ये नहीं सोचना कि ये रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुई, मैं सिर्फ अभी इंसिडेंट रे का डायरेक्शन बना रहा हूं कि इंसिडेंट रे इधर राइट साइड जा रही होगी। तो पहला, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जाती है वो डायरेक्शन हम मिरर से आगे की डायरेक्शन क्या लेंगे, पॉजिटिव। मिरर से यहां की डायरेक्शन क्या लेंगे, पॉजिटिव। ये वाली जो डिस्टेंस होगी राइट वाली, क्या होगी, पॉजिटिव। यहां से जो राइट वाली होगी डिस्टेंस, वो क्या होगी, पॉजिटिव। तो पहला केस, मिरर हो या लेंस हो, मिरर या लेंस से राइट साइड की सारी डिस्टेंस क्या होती है, पॉजिटिव। और मिरर और लेंस से लेफ्ट साइड की सारी डिस्टेंस क्या होती है, नेगेटिव। लेफ्ट साइड की सारी डिस्टेंस क्या होती है, नेगेटिव। जिस डायरेक्शन में रे जा रही है, तो मिरर या लेंस से आगे का जिस डायरेक्शन में रे जा रही है, मिरर और लेंस से राइट साइड में पॉजिटिव, और मिरर या लेंस से लेफ्ट साइड में नेगेटिव। मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखते थे हम, ऑब्जेक्ट कहां, हर बार मैंने लेफ्ट में रखा है, तो लेफ्ट में रखा है मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन है, न्यूमेरिकल में यही यूज होगा। और बिना साइन कन्वेंशन के आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह हमें सिर्फ साइन कन्वेंशन रोकेगा। तो ये क्लियर हुआ, मिरर या लेंस से राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, सारी डिस्टेंस, क्या बोला मैंने, डिस्टेंस, सारी डिस्टेंस जो होंगी राइट वाली पॉजिटिव, लेफ्ट वाली नेगेटिव। अब बात करते हैं हाइट की। प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड वाली, ऊपर की तरफ, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ अपवर्ड जो हाइट आएगी, ऊपर की तरफ जो हाइट आएगी वो क्या रहेगी, पॉजिटिव। ऊपर की तरफ जो हाइट रहेगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव। हाइट की बात कर रहा हूं मैं, ऊपर की तरफ जो अपवर्ड हाइट है वो पॉजिटिव, और जो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे यानी कि डाउनवर्ड हाइट है वो क्या आएगी, नेगेटिव। बस इतना सा जिसको समझ आ गया, समझ लेना उसका कोई भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होने वाला। साइन कन्वेंशन तो गलत नहीं करेगा वो, बाकी कहीं कैलकुलेशन एरर हो तो बात अलग है, वैसे होने नहीं देंगे। डायलॉग सुना है, एक पिक्चर का डायलॉग था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये आपके दिमाग में बैठा दो पूरा कि क्या कॉन्सेप्ट था, अपवर्ड हाइट पॉजिटिव, डाउनवर्ड हाइट नेगेटिव। तो आपको बस इतना ही दिमाग में बिठाना है। अब इतना आ गया मतलब सारे न्यूमेरिकल बनेंगे, देखते हैं आगे आते हैं। ये हो गया साइन कन्वेंशन। अब आते हैं हम मिरर फॉर्मूला पे। मिरर फॉर्मूला क्या है, तो एक्चुअली मिरर फॉर्मूला जो है ये रिलेशन देता है किसके बीच में, तो इट गिव्स द रिलेशन किसके बीच में, बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट करेंगे यू से, स्मॉल यू से। इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को हम डिनोट करेंगे वी से, स्मॉल वी से। एंड फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को हम डिनोट करेंगे एफ से। अब यू वी एफ क्या है देखते हैं कि एक रे डायग्राम पे, यही ले लेते हैं, ये वाला ले रहे थे इसी में ले लेते हैं। मैं ये वाला थोड़ा इरेज कर देता हूं यहाँ का, और इसमें बताता हूं क्या सीन था, क्योंकि ये आ गया ना, समझ लो सारी चीजें यहीं खत्म हो जाएंगी, सारे न्यूमेरिकल यहीं घरे रह जाएंगे, सभी सॉल्व हो जाएगा यहाँ पर। देखो ये क्या था, ऑब्जेक्ट, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी क्या होगी, यू। पहला लेफ्ट साइड है, माइनस होगी प्लस होगी, वो सेकेंडरी, पहले अभी डिस्टेंस लिख रहे हैं। लेफ्ट साइड की डिस्टेंस ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू से डिनोट करेंगे। इमेज कहाँ है, ये है इमेज। तो हम सारी डिस्टेंस कहां से लेते हैं, पोल से। ये पॉइंट बताना भूल गया, पोल से सारी डिस्टेंस हमें लेना है। तो पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, यू। पोल से इमेज तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, वी। और पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, एफ, स्मॉल एफ। सारी डिस्टेंस स्मॉल लेटर में आती है।
अच्छा, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर जो है वो होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका यूज आता रहेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है मतलब ये जो डिस्टेंस अगर 50 है तो ये डिस्टेंस 25 होगी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? फोकल लेंथ का जस्ट डबल। अगर मैं पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस ले लेता हूं 30 सेंटीमीटर, तो पोल से फोकस तक की डिस्टेंस कितनी होगी? आधी, यानी कि 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो ये 2f और ये f, ये सारी डिस्टेंस मैंने आपको बता दी। अब इनमें रिलेशन क्या है? मिरर फॉर्मूले पे आ जाते हैं। तो u v f की बात हो गई, तो इनमें जो रिलेशन होता है वो होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस ऑफ 1/u। इसका डेरिवेशन आपको मिलेगा 12th क्लास में। तो ये है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये है मिरर फॉर्मूला, ध्यान रखेंगे क्या है? मिरर फॉर्मूला। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मैं एलसीएम लेके सॉल्व करता तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता था। भाई एलसीएम क्या आता? तो एलसीएम आता u इंटू वी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे, आता u प्लस वी। रेसिप्रोकल करें तो फॉर्मूला हमारा आता f इक्वल टू u इंटू वी अपॉन u प्लस वी। हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे ज्यादा, बाकी दोनों का मतलब वही है, बट इसमें क्या होता है? रेसिप्रोकल। पहले सॉल्व करो, फिर उसको आंसर जो भी है उसे रेसिप्रोकल करते हैं। अब रेसिप्रोकल करते समय क्या होता है, कुछ लोगों को ध्यान ही नहीं रहता, वो सॉल्व करते हैं, भावुक हो जाते हैं, बोलते हैं मेरा आंसर आ गया, रेसिप्रोकल करा ही नहीं तो आंसर क्या होता? गलत। तो हमें रेसिप्रोकल करना है तो इतना झंझट कौन रखे, डायरेक्ट ये ध्यान रखो ना, u इंटू वी अपॉन यू प्लस वी, रेसिप्रोकल करने की जरूरत ही नहीं। ये भी मिरर फॉर्मूला, ये भी मिरर फॉर्मूला। आते हैं कुछ क्वेश्चंस देखेंगे अभी, पहले एक और फॉर्मूला देख लेते हैं। अगला आता है हमारा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफाई करने का नाम सुना होगा आप लोगों ने। मैग्निफिकेशन मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो इमेज कितनी बड़ी है ऑब्जेक्ट से। मतलब हम बात कर रहे हैं साइज ऑफ इमेज के बारे में कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हम इमेज का साइज देखेंगे किसके कंपेयर में? ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। तो इसे लिखेंगे मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हुआ हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। एक और टर्म्स आता है, मिरर की बात कर रहे हैं, मैग्निफिकेशन फॉर मिरर। पता लगे लेंसवा उठा लाओ, लेंस के लिए नहीं है, मिरर की बात कर रहे हैं। लेंस जब आएगा तो लेंस के बारे में बात करेंगे। तो मैग्निफिकेशन क्या? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या इसको लिखेंगे माइनस ऑफ v बाई यू। ये पॉइंट भी ध्यान रखें, क्या आया? माइनस ऑफ v बाई यू। ये माइनस क्यों आया, क्या होता है वो आगे बताते हैं, माइनस क्या है, ठीक है। तो ये हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। डेफिनेशन भी लिख लेते हैं मैग्निफिकेशन की, तो क्या बोलेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ, डेफिनेशन बनाना सीखें, हाइट का रेशियो है तो क्या बोले? इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। किसका रेशियो है? ये इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो है। अब अगर यूनिट की बात करते तो दोनों का यूनिट क्या होगा? ये भी मीटर में होगा, ये भी मीटर में होगा, या तो ये सेंटीमीटर में भी सेंटीमीटर में। तो दोनों क्या है? सेम रेशियो में। भाई वो भी हाइट है, भी हाइट है, दोनों क्या होंगे? सेम यूनिट में, मतलब क्या है? यूनिटलेस। तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। यहां से देखते हैं तब भी वही आता, भाई इमेज डिस्टेंस है सेंटीमीटर में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेंटीमीटर में, या मीटर में है तो मीटर में है, दोनों क्या है? सेम। तो दोनों का यूनिट क्या? कैंसिल, तो यूनिटलेस है। अब आते हैं दो पॉइंट की बात करें। जैसे रियल इमेज बनेगी तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? वर्चुअल इमेज बनेगी तो कैसा होगा, हम देखते हैं उसके बारे में। जैसे मान लो बात करें हम पहले फॉर वर्चुअल इमेज, अगर इमेज कैसी है? वर्चुअल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। वर्चुअल इमेज के केस में मैग्निफिकेशन जो रहेगा वो रहेगा हमारा पॉजिटिव। अगर रियल इमेज बन रही, फॉर रियल इमेज, तो रियल इमेज के केस में जो मैग्निफिकेशन रहेगा वो रहेगा नेगेटिव। मैग्निफिकेशन का मतलब तो क्लियर हो गया कि इमेज, जैसे मान लो मेरे पास ऑब्जेक्ट है 2 मीटर का और इमेज का हुई 6 मीटर की बन गई, मतलब ये क्लियर है कि बड़ी इमेज बन रही।
अगर करके देखते ये 2 मीटर का ऑब्जेक्ट और इमेज 6 मीटर की, अगर ऐसा होता तो मैग्निफिकेशन कितना आता? इमेज 6 मीटर की, ऑब्जेक्ट 2 मीटर का, तो कितना आया? 3। मैग्निफिकेशन 3 आया, मतलब उसने 3 गुना बड़ी इमेज बनाई। अब अगर यही मैं देखूं कि मैंने मान लिया कि ऑब्जेक्ट हमारा 2 मीटर का है, इमेज बनी 1 मीटर की, ऑब्जेक्ट कितने का? 2 मीटर का, इसको 2 इसको 1, यानी कि 1/2, तो इमेज क्या है? 0.5, 0.5 मतलब आधा। तो मैग्निफिकेशन क्या हुआ? मतलब इमेज का जो साइज है वो क्या है? ऑब्जेक्ट के साइज का आधा बना। क्या बना? आधा। अब अगर बात करें हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज क्या बनी थी? छोटी, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनती है। मतलब कॉन्वेक्स मिरर में जो मैग्निफिकेशन रहेगा वो हमेशा 1 से कम रहेगा। क्या रहेगा? 1 से हमेशा कम रहेगा। मैग्निफिकेशन 1 कम मिलेगा, सोचे 1 कम मिलेगा जब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? बराबर। अब दोनों बराबर है, मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर में। किसके? कॉन्केव मिरर के। तो यहां से हम बहुत सारे केसेस देखेंगे, इससे हम बहुत सारे केसेस देखेंगे। अच्छा, यही रिलेशन V और U में भी है। अगर मैग्निफिकेशन 1 है तो V और U क्या होते? बराबर। अगर यहां रख के देखें, अगर मैं मैग्निफिकेशन को मान लेता 1 है, ये होता है फॉर्मूला V/U। अगर इसको 1 ले लेता तो क्या आता? -V/U, यानी कि V और U क्या आया? बराबर। माइनस को छोड़ो, माइनस तो हम बाद में बात करेंगे, अभी तो सिर्फ ये देखें कि दोनों क्या होंगे? इक्वल डिस्टेंस में। अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखें तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मैग्निफिकेशन क्या होगा? 1। करके देख लो, जितना जहां ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 थी, इमेज भी 10 सेंटीमीटर बनी, दोनों कैंसिल हो गए, मैग्निफिकेशन कितना है? 1। मतलब मैग्निफिकेशन 1 किस में रहेगा? जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर में रहेगा। किसके? कॉनकेव मिरर के। तो ये हमारा हो गया मैग्निफिकेशन के बारे में। आते हैं नेक्स्ट पे, कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अच्छा, पहले यूजेस ऑफ मिरर है, पहले मैं एक बार देख लेता हूं स्क्रीन पे। ठीक है, अब बात करते हैं हम यूजेस की, क्या क्या यूज होते हैं। तो यूजेस ऑफ मिरर पे आ जाए। जैसे मैं बात करूंगा सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर का यूज। कॉन्वेक्स मिरर कहां का यूज होता है? पहला, कॉन्वेक्स मिरर हम लोग यूज करते हैं साइड मिरर, एज अ साइड मिरर, या इसी को हम बोल देते हैं रियर व्यू मिरर। क्या करते हैं? रियर व्यू मिरर में यूज करते हैं। अगर दूसरे की बात करें कॉन्वेक्स मिरर और कहां पे यूज होता है, तो हेडलाइट ऑफ कार, हेडलाइट ऑफ कार। ये समझने वाला चीज है कि हेडलाइट ऑफ कार में या व्हीकल्स में क्यों यूज करते हैं। भाई हेडलाइट का काम क्या होता है? रे को स्प्रेड आउट कर देना। हमने यहां से लाइट दी, बल्ब यहां रख दिया, ऐसे लाइट गई, ऐसे लाइट गई, ऐसे लाइट गई, जैसे लाइट जाएगी ये क्या करेगा? डाइवर्स कर देगा। ये क्या करता है? उसके फील्ड व्यू को बड़ा कर, दूर दूर कर देगा। भाई साहब भयंकर नाराजगी चल रही है इसकी, मानेगा नहीं ये। ऐसे तो ये क्या करेगा? डाइवर्स करेगा। क्या करेगा? डाइवर्स करेगा। तो रे को क्या करता है? डाइवर्स कर देता है। उसका फील्ड व्यू क्या करता है? बहुत बड़ा। तो ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर का यूज। अच्छा, कॉनकेव मिरर के क्या यूज होते हैं? कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर हम लोग कहां कहां यूज करते हैं? सबसे पहले कॉनकेव मिरर डेंटिस्ट यूज करते हैं, क्योंकि उसमें बड़ा दिखाई देता है, तो डेंटिस्ट यूज करेंगे। तो यहां लिख देते हैं बाय डॉक्टर, या हम बोलेंगे डेंटिस्ट। दूसरा अगर बात करें तो इन सर्च लाइट, सर्च लाइट मतलब टॉर्च में यूज करते हैं। क्या करते हैं? टॉर्च में। टॉर्च में कैसे यूज करते हैं? भाई ये होता है कॉनकेव मिरर, टॉर्च देखी होगी, कौन ऐसे ही रहता है टॉर्च का इनर वाला पार्ट, बल्ब यहां रखा रहता है, ये क्या रखा है? बल्ब। बल्ब लाइट दे रहा होगा, बल्ब क्या लाइट दे रहा होगा, तो लाइट रे सब तरफ जा रही होगी, इधर भी जा रही होगी, ऐसे भी जा रही होगी, लाइट रे ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, जैसे लाइट रे जाएगी क्या करे? रिफ्लेक्ट कर देगा। क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा, ऐसे। तो ये सर्च लाइट में भी यूज होता है। तो ये हमारे पास कॉनकेव। शेविंग मिरर, मेकअप मिरर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मेकअप मिरर था। आजकल देखा होगा मेकअप के लिए, मेकअप तो सभी करते हैं यूँ, लेकिन कौन ज्यादा करता है हम सब लोग समझदार हैं, बोलूंगा नहीं, कोई नहीं बोलेगा किसी को। मेकअप की बात अगर करें
तो क्या होता है, हम लोग देखते हैं हमें थोड़ा फेस बड़ा दिखाई दे, कैसा दे, बड़ा, बड़ा मतलब जूम, ताकि हमें क्लियर दिखे कि कहां पर क्या यूज करना है। तो मेकअप मिरर में यूज करेंगे, शेविंग मिरर में भी यूज करते हैं, एज अ शेविंग मिरर और मेकअप मिरर। मेकअप मिरर या शेविंग मिरर में यूज करते हैं। तो ये हमारे हो गए यूजेस कॉन्वेक्स और कॉनकेव के। आते हैं नेक्स्ट पे। अब आते हैं न्यूमेरिकल में। असली चीज तो यहां पर आती है, क्यों? क्योंकि आपके यहाँ न्यूमेरिकल खूब पूछे जाते हैं। जब हम नीट, जेईई, 10th क्लास फाइनल बोर्ड, 12th क्लास फाइनल बोर्ड, तो देखेंगे हर जगह आपको न्यूमेरिकल ही मिलेगा। मोस्टली थ्योरी के बिहाफ में न्यूमेरिकल बनते हैं, तो मोस्टली क्या होता है, हम न्यूमेरिकल प्रीफर करेंगे। और हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, तो हमें सिर्फ न्यूमेरिकल के बारे में फोकस करना है। जैसे यहाँ लिखा है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। सबसे पहले गिवन नोट डाउन करेंगे। क्या लिखा, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। ऑब्जेक्ट का जो साइज है यानी कि हाइट है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब इसको प्लस लें कि माइनस, तो मैंने बताया ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट सीधा है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया 4। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से कितनी डिस्टेंस पे रखा है, 25 पे। कौन रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये हो गया u। क्या हो गया, u। तो u कितना हो गया हमारा, 25 सेंटीमीटर। अच्छा, प्लस होगा कि माइनस होगा, तो मिरर से लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है तो क्या आएगा, माइनस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में रहेगी, ध्यान रख लो, खत्म बात। आगे आ जाते हैं। और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर। अब बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर का फोकस किधर हुआ, लेफ्ट साइड। फोकस तो इधर ही होगा ना भाई, सेंटर इधर ही होगा तो फोकस भी इधर ही होगा, तो लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड मतलब फोकल लेंथ क्या आएगी, नेगेटिव। बस ये साइन कन्वेंशन जान गए। अब फॉर्मूला लगाना है, क्या सॉल्व करना है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज लाना है। अब एक बात देखें, फोकल लेंथ कितना है, 15, फोकल लेंथ 15 है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा, डबल, कितना, 30। मैंने बताया था फोकल लेंथ का जो डबल होता है वो क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, 30, बराबर है। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, 25 में, मतलब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। बना के देख लो यहाँ से भाई, ये कितना था, 15, ये कितना है, 25, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है, 30 पे। ये मैं आपको सिर्फ इमेज फॉर्मेशन से बता रहा हूं, नेचर तो यहीं आ जाएगा अपना। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, एफ और सी के बीच में। अगर ऑब्जेक्ट हमारा सी और एफ के बीच में रखा रहता है तो इमेज कहां बनती है, बियॉन्ड सी। कहां बनती है, बियॉन्ड सी। अब बियॉन्ड सी इमेज बनती है मतलब कैसी, रियल बनेगी। तो नेचर तो डायरेक्ट आ गया, रियल इन्वर्टेड। पोजीशन आ गया बियॉन्ड सी, दो तो यही हो गए। सिर्फ हाइट तो निकालनी है, और हाइट क्या आता है, ध्यान हो तो बड़ी इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट अगर सी और एफ के बीच में है तो इमेज बियॉन्ड सी बनेगी, जो कि इमेज क्या बनेगी, बड़ी। सारी चीजें हो गई, बस हाइट हमें न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना है, बाकी तो हमें सब पता चल गया। फिलहाल तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां से पहले पोजीशन निकाल लेते हैं कि पोजीशन क्या होगी, v की वैल्यू। तो f इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया था, u इंटू वी अपॉन में u प्लस वी, यही बताया था फॉर्मूला। वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। मैं पहले इसको हटा देता हूं पूरे को, ये आप करते रहना, सिर्फ हमें अब कैलकुलेशन करना और कुछ नहीं रह गया इसमें, ठीक है। अब देखते हैं, तो ये मैंने रखी वैल्यूज। अब हमें वैल्यूज रखना, f इक्वल टू कितना है, -15, u कितना है, -25, v कितना है, कैलकुलेट करना है, u कितना है, -25, प्लस v कितना है, नहीं पता, कैलकुलेट कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 15 इंटू 25, फिर v का मल्टीप्लाई -15 में करा तो क्या आएगा, माइनस का 15v इक्वल टू, यहां पे गया कितना है, -25v। हो गया सिंपल, -25v को उधर लेके चले जाओ, क्या हो गया, प्लस, यानी कि -25v -15 उधर गया, प्लस का 15v आ गया, इक्वल टू कितना आया, 15 इंटू 25। इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जैसा वैसा रहने दो। अब यहाँ पे क्या देखें तो -25 में 15 गया, कितना बचा, -10v इक्वल टू 15 इंटू 25।
हमें v लाना था, v कितना आ गया 15 इंटू 25 और डिवाइड बाय -10। सॉल्व कर लें, इसको कैंसिल करें 5 से, ये आया 3, ये आया 2। 3 इंटू 25 कितना हो गया 75 और 75/2 यानी कि आया हमारे पास 37.5 सेंटीमीटर। v क्या आ रहा नेगेटिव, नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि इमेज लेफ्ट में ही बनेगी ना, इमेज फॉर्मेशन देखा था, इमेज क्या बनेगी लेफ्ट साइड। इमेज अगर लेफ्ट साइड बन रही मतलब v क्या आएगा माइनस, पोजीशन आ गया। अब हाइट पूछा था, हाइट के लिए क्या करें? तो हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, क्या है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई u। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है भाई। इसमें v हमें पता है, u हमें पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज क्या लिखेंगे? लिखेंगे माइनस ऑफ v बाई u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बस यही दो फॉर्मूले हैं, तीसरा है ही नहीं। यही दो फॉर्मूले, तीसरा r इक्वल टू 2f हो सकता है कभी यूज आ जाए। वैल्यू पुट करें आंसर आएगा। हाइट ऑफ इमेज क्या, माइनस लगाया। v की वैल्यू को क्या लिखा जाए? तो v की वैल्यू को 37.5 लिख सकते हो, या ज्यादा बेटर है 25 इंटू 3 यानी कि 75/2 लिखो, सबसे बेटर। माइनस में 75/2 माइनस का 75/2 मैंने रखा ये v की वैल्यू। u कितना है? u हमारा है माइनस में। u कितना है? u हमारा माइनस में कितना रखा था 25। ऐसे ये हो गया v बाई यू इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था 4 सेंटीमीटर। सॉल्व करना है, देखो सिस्टमेटिक लिखना, माइनस था माइनस बार लगाया, v की वैल्यू -75/2, u की वैल्यू माइनस में 25। अब इसको देखें तो माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आया 25 से कैंसिल करो कितनी बार गया 3, 2 से इसको कैंसिल करो कितना आया 2 इंटू 3 कितना है 6, यानी कि हाइट ऑफ इमेज क्या आया, माइनस बाहर है कितना है 6 सेंटीमीटर। बोला था ना इमेज बड़ी बनेगी, इमेज बियॉन्ड सी बन रही है, बड़ी बनेगी। ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा था तो इमेज तो बड़ी बननी थी। 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, इमेज कितनी बनी 6 सेंटीमीटर की। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेचर बताना था, रियल इन्वर्टेड। नेचर क्या आएगा, रियल इन्वर्टेड। बस एक क्वेश्चन आप सही से कर लो, समझ के कर लो, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेचर हो गया रियल इन्वर्टेड। साइज बोले लार्ज इन साइज, अगर मान लो पूछे कि साइज कैसा होगा, लार्ज इन साइज। पोजीशन पूछे कहां बन रही, तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी। सिर्फ कुछ क्वेश्चन हमें ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। होता क्या है कभी कभी क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज करता है, करना कुछ भी नहीं, सिर्फ ऐसे ही सिंपल सा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी पी लेता हूं पहले मैं। ये क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ, अ 2.5 सेंटीमीटर कैंडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30। अब इस बार मिरर कैसा दिया है, कॉन्वेक्स, ठीक है। गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड द मैग्निफिकेशन। चलो पहले क्या लिया, 2.5 सेंटीमीटर कैंडल, कैंडल मतलब ऑब्जेक्ट की बात कर रहा। ऑब्जेक्ट कितना है, हाइट बताया है 2.5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से 12 सेंटीमीटर दूर है, कितना दूर है 12 सेंटीमीटर पे, 12 सेंटीमीटर। तो ये तो ऑब्जेक्ट हुआ ना, तो ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या हो गई 12 सेंटीमीटर। प्लस की माइनस, लेफ्ट साइड है माइनस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस रहेगी। और फोकल लेंथ, फोकल लेंथ दिया है कितना है 30 सेंटीमीटर। अब फोकस किधर होगा इसका, ऐसे रखा है, फोकस किधर होगा राइट साइड, फोकस किधर होगा राइट साइड, फोकस राइट साइड है मतलब डिस्टेंस क्या आएगी पॉजिटिव। अब मुझे पहले से आंसर पता है कि जो v की वैल्यू आने वाली है वो v क्या आएगा 30 से कम। याद होगा आपको इमेज कहां बनती थी, इमेज बनती थी पोल और फोकस के बीच में। सॉल्व करके देख लेते हैं। तो v हमें कैलकुलेट करना है, लोकेशन ऑफ इमेज पूछा और मैग्निफिकेशन भी पूछा है, दो चीजें पूछी, मैग्निफिकेशन भी पूछा है और v की वैल्यू भी पूछी है। तो लेंस पहले फॉर्मूला लगा दे, मिरर फॉर्मूला u इंटू वी अपॉन यू प्लस वी। वैल्यू रखें, फोकल लेंथ कितना 30 इक्वल टू यू कितना -12, v हमें पता नहीं है, u कितना -12 अब प्लस v। सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन में आप एक्सपर्ट होगे और नहीं होगे तो हो जाओगे। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है और वो तो करनी पड़ेगी, मेरे साथ करो या किसी और के साथ करो, लेकिन पढ़ना जरूरी है।
ठीक है, माइनस का इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया माइनस कितना 12 इंटू 3, तो इसको मैं अभी लिख देता हूं 12 इंटू 3, जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने, जब होगी तो करेंगे। -12 इंटू 30 है, सॉरी नॉट 3, ठीक है। अब v का मल्टीप्लाई 30 में करें तो कितना आ गया, प्लस का 30v इक्वल टू राइट साइड कितना -12v, ये आ गया। अब क्या करें, एक काम करें 30 को उधर लेके चले जाएं तो कितना है -12v -30v इक्वल टू -12 इंटू 30, यही आएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना आएगा, 30 में 12 ऐड हो गया, कितना है माइनस का 42v इक्वल टू -12 इंटू 30, माइनस से माइनस कैंसिल, v की वैल्यू सॉल्व करनी थी, कितना है 12 इंटू 30 डिवाइड बाय 42, सॉल्व कर लेते हैं, 2 से कैंसिल करो 6 आया, 2 से कैंसिल करो 2 आया 1 आया, यानी कि आया ये 6 इंटू 30 बाय 21, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इस जगह, तो ये आया। फिर इसको 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 से कैंसिल करो तो ये आ गया v इक्वल टू 3 से कैंसिल करते ऊपर कितना आता है 2 और 30 को 30 लिखा, नीचे कितना आया 3 से कैंसिल करो 7 आया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो और कोई ऑप्शन नहीं है, 30 इंटू 2 कितना हो 60 बाय 7, 7 से डिवाइड करें 8 बाद गया 56 हुआ, पॉइंट लगाया 4 बचा 0 बढ़ा दिया, 7 से डिवाइड करा 5 बार, पॉइंट लगा दें पहले 35, फिर 5 बचा 0 बढ़ा दो, फिर 7 से कैंसिल करो कितनी बार गया 7, ये आ गया 8.75 सेंटीमीटर, v की वैल्यू आ गई। देखो आई फोकल लेंथ से कम, 30 से कम आना था, v की वैल्यू 8 पॉइंट, कैलकुलेशन चेक कर लेना कोई एरर ना हो, ये आ रहा है मेरा, ठीक है। अच्छा दूसरा मैग्निफिकेशन पूछा था, मैग्निफिकेशन 1 से कम आएगा, छोटी इमेज बनती थी 1 से कम आएगा, करके देख लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या करें, यहां फॉर्मूला लगा देते हैं, मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई यू, मैग्निफिकेशन पूछा था ना, हाइट ऑफ इमेज का कोई हाँ दिया ही नहीं था, मैग्निफिकेशन माइनस वी बाई यू, तो माइनस को माइनस लिखा। अब v की वैल्यू कितनी लिखेंगे पहले वो समझे, तो v की वैल्यू को आप ये नहीं लिखोगे क्योंकि ये एक्यूरेट नहीं, अभी और कैंसिल होता, हम v की वैल्यू को लिखेंगे 60/7, क्या लिखेंगे 60/7, तो v को लिखा मैंने 60/7, तो u से डिवाइड था तो u की वैल्यू कितनी थी, तो ऑब्जेक्ट हमने रखा था -12 पे, यानी कि u की जगह कितना है -12, तो माइनस ये लगाए, ये लिखा 12, ये ध्यान रखेंगे -12, तो ध्यान से अगर देखें तो माइनस माइनस कैंसिल, बचा क्या 60/7 इंटू 12, 12 से कैंसिल कर दो 12 से, 5 बार गया 7, यानी कि मैग्निफिकेशन कितना आया 1 से कम आया, पॉइंट लगा दो ऊपर 0 आ गया, 7 से कैंसिल करो 7 टाइम्स आएगा, कितना बचा 1 0, 7 से कैंसिल करो 1 टाइम 0.7, इमेज बनी छोटी, मैग्निफिकेशन 1 से कम आया, हमें क्लियर पता, यूनिट नहीं होती है, यूनिट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया।